हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अ, हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं सर। अच्छा, लेक्चर के लिए हम ये करते हैं कि पहले एक्सेल शरीफ ओपन कर लेते हैं। आज हम जरा देखते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम क्या चीज होती है। ठीक है यार। अब अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट इनकम सिंपल सीधी सी बात है। यूके में कोई भी बंदा अगर जॉब करता है, ठीक है, उसको सैलरी मिलती है, उसकी सैलरी में से उसको उसका टैक्स डिडक्ट होता है और उसको नेट सैलरी मिलती है। जिस तरह पाकिस्तान में भी ये प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। अब आपको मंथली आपको पे स्लिप्स मिलती हैं, ठीक है सर। और जब आपका टैक्स ईयर पूरा होता है, जैसे 5 अप्रैल 2024 25 खत्म हुआ, तो आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से एक फॉर्म मिलता है P60, जिसमें आपके पूरे साल की समरी होती है। ठीक है, ये हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम सिंपल सी चीज है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है कि भाई कोई इस तरह। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम है जॉब। जिस तरह लोग पाकिस्तान में जॉब करते हैं, इस तरह जाहिर बात है बाहर भी लोग जॉब करते हैं। वहाँ भी सैलरी मिलती है, यहाँ पे भी सैलरी मिलती है। हाँ, अब सैलरीज यूके में ऑरली रेट वाले भी होते हैं, डेली वेजेस वाले भी होते हैं और मंथली वाले भी होते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 वीक्स की सैलरी एक साथ ले रहे होते हैं, 3 वीक कोई वीकली सैलरी ले रहा होता है। तो डिफरेंट हिसाब किताब होता है, लेकिन एट द एंड सबका तरीकेकार सेम होता है। आपका मंथली सैलरी पर आपका टैक्स डिडक्ट होता है। वो टैक्स HMRC को सबमिट किया जाता है, आपका एम्प्लॉयर करता है। लेट्स से मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरी कंपनी है या मेरा कोई सोल ट्रेड बिजनेस है और मेरे साथ 2-3 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है। अच्छा, अब एम्प्लॉयज भी दो किस्म के होते हैं नॉर्मली। ठीक है। एक जो प्रॉपर जो लीगल तरीका है यूके में, आपने अगर किसी को अपने साथ एम्प्लॉय रजिस्टर करना है, उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले मैं खुद को, अलग से अगर मेरी कंपनी है या मेरा कोई सोल ट्रेड बिजनेस है और मैं अपने साथ किसी स्टाफ को रख रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, चाहे मेरी कंपनी या सोल ट्रेड बिजनेस है, सबसे पहले मैं खुद को रजिस्टर कराता हूँ। इस चीज के लिए पेई रजिस्ट्रेशन। पेई रजिस्ट्रेशन, पेई स्टैंड फॉर पे एज यू अर्न। पेई स्टैंड फॉर पे एज यू अर्न। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं खुद को रजिस्टर कराऊंगा। अब इसके रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि मैं गवर्नमेंट को बता रहा हूँ कि भाई मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मैं अपने अंडर एम्प्लॉयज रखूंगा। ठीक है, ये मैंने पे ही रजिस्ट्रेशन कर ली। अच्छा, अब मैं जब एम्प्लॉयज को अपने साथ ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं नए एम्प्लॉयज में हायर कर रहा हूँ लेट्स से, तो मैं हर महीने पेरोल HMRC को सबमिट करता हूँ। आई बिलीव पाकिस्तान में हम क्वार्टरली करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूके में आप मंथली करते हो। अब मैं जब मंथली पेरोल बनाता हूँ, जैसे मेरे पास 3 एम्प्लॉयज है, तीनों की मैंने पे स्लिप्स बनाई है, एम्प्लॉयज को भी दे दी, और वो तीनों पे स्लिप्स जो है ना वो मैं HMRC को भी सबमिट करता हूँ। कि जैसे मेरे साथ जावेद साहब है, महबूब साहब है, अली साहब है, 3 मेरे एम्प्लॉयज है। ठीक है, इनके लिए से हजार हजार पाउंड सैलरी है। ठीक है जी। इन 1000 पाउंड में से 150-150 पाउंड मैंने इनसे इनका इनकम टैक्स काटा है। ये इनका नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन बन रहा था, ये इनकी नेट सैलरी बन रही थी। नेट सैलरीज जो है ना वो मैंने एम्प्लॉयज को पे कर दी, और इनकम टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन मैं HMRC को सबमिट भी करूंगा एज ए एम्प्लॉयर, और मैं HMRC को पे भी करूंगा। ठीक है सर। अच्छा, अब ये तो हर महीने सिनेरियो चल रहा है। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि हमसे नॉर्मली दो तरह के, एक एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, दो तरह की चीजें हमसे डिडक्शन होती है। एक तो होती है इनकम टैक्स, जो कि मैं साल के आखिर में जब अपनी टैक्स रिटर्न बनाता हूँ उससे एडजस्ट करवा सकता हूँ। एक मेरे साथ टैक्स डिडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको आप एक एडिशनल टैक्स फिलहाल समझे। ये जब हम आगे जाके प्रॉपर नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब आपको इसका बेहतर आइडिया होगा कि ये किस बेसिस पे कटता है। अच्छा, इनकम टैक्स किस बेसिस पे कटता है वो मैं आपको सादे लैंग्वेज में समझा देता हूँ। लेट्स से हम कहते हैं कि यार एक बंदे की मंथली सैलरी जो है ना वो है, लेट्स से हम कहते हैं यार 1500 पाउंड है। तो उसकी एनुअल होगी हमारे पास 18,000। 18,000 एनुअल सैलरी होगी। ठीक है सर। अब थोड़ा सा जो मैंने आपको कल चीजें पढ़ाई थी ना उसको हम रिवाइंड करेंगे। अगर एक बंदे की 18,000 एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो इस पे इनकम टैक्स इसका कितना बनना चाहिए? महबूब साहब, आप जरा मैदान में आए ना।
कल क्लास में जी। थे आप? जी सर, मैं कल क्लास में नहीं था सर। अच्छा, मैंने फिर आप रहने दें। जी जी। आई एम जावेद भाई, सॉरी, मैं आउट ऑफ सिटी था कल। नो इशू, नो इशू। लेक्चर शेयर किए हुए वो लाजमी देख लें। जी सर, जरूर इंशाल्लाह। इसमें जो बेसिक्स जो है वो 12,000 समथिंग इसमें से लेस होगा, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा उसके ऊपर 20% अप्लाई होगा। अच्छा, आप कह रहे हो इससे पहले हम पर्सनल अलाउंस लेस कराएं? जी सर। वो वैसे था 12,570, ठीक है सर। जी सर। तो नेट इनकम मेरी बनी 18,000 में से, ये गया तो मेरी ये इनकम रह गई है। जी सर। इस पे कितने परसेंट टैक्स लगेगा मेरा? 20% सर। क्यों? 40 क्यों नहीं? क्योंकि सर ये वो बेसिक बैंड में है ना ये। 37,700 से कम है। जी सर। लेस ये मेरे 20% वाले बैंड में आ रहा है, ठीक है सर। जी सर। ये मेरा एनुअल टैक्स आ गया, ऐसे ही है सर। जी सर। एनुअल टैक्स आ गया, अभी एनुअल है, ये तो मानते हैं ना। जी इसको बिल्कुल। अगर मैं मंथली टैक्स पे ले जाता हूँ, तो मेरा मंथली टैक्स ये हो गया सर। जी सर। ऐसे ही सर, तो जी मुझसे सर। हर महीने इनकम टैक्स जो डिडक्ट होगा ना सर, वो इतना होगा, और मुझे ये नेट सैलरी मिलेगी, ठीक है सर। इसमें नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन मैं फिलहाल नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। सही हो गया? जी सर। अच्छा, अब हर महीने आपको 1,500 सैलरी में से ये टैक्स डिडक्ट हुए जा रहे हैं, ठीक है। साल पूरा हुआ, आपको आपका एम्प्लॉयर जो है ना पूरे साल की समरी दे देता है एक फॉर्म की शेप में, जिसको हम कहते हैं P60। तो उसमें यही होगा कि भाईजान आपकी 18,000 सैलरी बनी है पूरे साल की, ऐसे ही जावेद भाई। जी बिल्कुल सर। और हर महीने 90.50 पाउंड टैक्स आपसे कटे, तो हमने 1086 आपसे टैक्स भी डिडक्ट किया हुआ है, जी जी। ठीक है। तो आप जब अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, आप इंप्लॉयमेंट इनकम डाल दी आपकी 18,000, उसमें से पर्सनल अलाउंस आपका लेस हो जाएगा, आपका टैक्स, आपकी नेट इनकम ये बन जाएगी, उस पर आप टैक्स लगाओगे 20%, ये आपका टैक्स बन जाएगा। और नीचे टैक्स ऑलरेडी पेड, ये पेई, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। वो आप माइनस एडजस्ट करवा लोगे, तो आपका नेट टैक्स क्या बनेगा? जीरो। बिल्कुल ऐसी है। तो कहने का मकसद ये हुआ, एक बंदा यूके में जिसकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है, ठीक है सर, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो आइडियली बल्कि 90% केसेस में उसकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो बनती है, बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ, कोई 2-3 पाउंड ऊपर नीचे हो सकता है, बट क्लोज टू जीरो होता है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है ना सर, तो नॉर्मली आपको टैक्स रिटर्न जमा कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। सही है। लेकिन उसके लिए भी एक चीज का खास ख्याल रखना पड़ता है, वो मैं आगे जाके फिर आप लोग को बताऊंगा जब हम गेटवेज देखेंगे ना, वहां पे मुझे याद होता है, मैं आप लोग को बताऊंगा। वहां पे टैक्स रिटर्न ऑप्शंस जो होती है ना, वहां पे एक लाइन लिखी होती है कि नोटिस इशू डेट, ठीक है। अगर तो वहां पे इशू डेट आ रही है, मतलब नोटिस इशू हुआ है आपको टैक्स रिटर्न का, तो लीगली आपको टैक्स रिटर्न जमा करानी है, ठीक है। ठीक है। अगर नोटिस इशू नहीं हुआ, इट मीन्स कि एचएमआरसी आपसे ये कह रहे हैं कि आपको टैक्स रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे ठीक है। मुताबिक आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जैसे मेरे पिछले 2-3 सालों से सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम चली आ रही है, एचएमआरसी को पता है यार ये सर्विस की एक जॉब ही है, उसी पे ही चल रहा है, तो हम इसको नोटिस ही नहीं भेजते, एचएमआरसी ये भी कर लेता है। या फिर अगर मुझे एचएमआरसी नोटिस इशू किया, तो फिर मैं एचएमआरसी को या लेटर भेजूंगा या फोन करके उनको कहूंगा, यार मेरी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो मैंने चूंकि कोई टैक्स बनेगा नहीं, ऑलरेडी आप लोग को पे हो रहा होगा, तो मेरी टैक्स रिटर्न जो है ना वाइड कर दें, सही है। तो एचएमआरसी अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर लेता है, और आपकी टैक्स रिटर्न, मतलब कह लो कि, मतलब वो नोटिस जो होता है ना, उसको एक किस्म का डिसकंटिन्यू कर कह सकते हैं, या खत्म कर देता है कि मतलब आप टैक्स रिटर्न ना भी जमा करो, कोई मसला नहीं, ठीक है। रोल ओवर कर दे। रोल ओवर, मतलब इन शॉर्ट उसको खत्म कर देते हैं, कहते हैं कि क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम आपने कंफर्म भी कर दी है, तो एचएमआरसी कहता है जरूरत नहीं। अच्छा, लेकिन फिर ये भी आपका लीगली राइट बनता है, और मोरली भी, अगर आपको एचएमआरसी ने नोटिस नहीं भेजा, अब आइडियली अगर इस बार आपने एचएमआरसी को बताया कि मेरी भी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो एचएमआरसी नॉर्मली ये एज्यूम करता है कि आपकी अगले साल भी एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी, तो वो शायद आपको हम्म। नोटिस ना भेजे, ठीक है। सही। और हो सकता है कि आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो, तो फिर आपका राइट बनता है कि आप खुद ही टैक्स रिटर्न जमा करें, नहीं तो एचएमआरसी
कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कुछ थोड़ी चीजें होती हैं। अच्छा, अब तो सर ये मेरा अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने क्वेश्चन पूछना हो वो रेज हैंड का ऑप्शन यूज करेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट भी नहीं बोलेगा। ओके। सही है। कौन, महबूब साहब आप हैं जी, फरमाएं क्या पूछ रहे थे आप। हाँ जी सर, वो क्वेश्चन वेट के हवाले से है, तो अभी पूछ सकता हूँ? नहीं, अभी ओके सर। अभी हम बहुत डिफरेंट साइड पे लगे हुए हैं, बैठ बहुत डिफरेंट चीज है, तो टोटली डाइवर्ट हो जाएगी चीज, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग को P60 दिखा देता हूँ। P60 क्या चीज है। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने कैमराज एंड माइक म्यूट रखा करें। जिससे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ वो कोशिश करें अपना माइक अनम्यूट रखे। बाकी जो है ना, ताकि ना आप डिस्टर्ब हो, बाकी भी ना हो, और ना मैं डिस्टर्ब हो, ठीक है। हम्म, अच्छा सर, ये हमारे पास P60 होता है। थोड़ा सा आप इसको पहले ऊपर, आप खुद एक नजर देख ले, पर मैं आप लोग को रीड आउट करके बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है और उनका क्या क्या मतलब है। सर ये हमारे पास P60 फॉर्म है, ठीक है। ये एम्प्लॉयर आपको इशू करता है साल पूरा होने पे, ठीक है। अब P60 में जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, जिस तरह हम एक्सेल फाइल में भी अपने देख रहे थे कि हमारी उसमें एनुअल सैलरी रिकॉर्ड होती है और जितना हमारा एनुअल टैक्स बना होता है वो रिकॉर्डेड होता है, ठीक है सर। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये रीड आउट करा देता हूँ, समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल आ जाती है। ये क्रिस्टीन बेलाजेवा, जो भी नाम है इसका, क्रिस्टीन साहबा, ये इसका नाम है जी। ये इसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्या चीज होती है सर? यूके में लीगली काम करने के लिए आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होगा, ठीक है सर। आगे अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो आप यूके में लीगली काम नहीं कर सकते हो। तो सर आप देखते होंगे, अक्सर स्टूडेंट्स जो यूके जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको 20 आवर्स अ वीक अलाउ होते हैं। तो वो आप कहाँ से पता करा सकते हो? नेशनल इंश्योरेंस नंबर से। वो उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आप HMRC के साथ चेक करते हो, तो उस पर आपको पता लग सकता है कि ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर सकता है नहीं कर सकता है। तो ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपका एक किस्म का वर्क परमिट होता है। अच्छा, ये पेरोल नंबर, ये तो जो इंटरनली कंपनीज ने अपना अगर कोई पेरोल सीरियल नंबर या जो भी रखा होता है, ये वो है। अच्छा, इन दिस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है सर, फिलहाल इसको आप समझे। इस एम्प्लॉयमेंट में, किस एम्प्लॉयमेंट में? अब ये क्रिस्टीन साइबर जो है, इसने पूरे साल में जो इनकम अर्न की है एज एम्प्लॉयमेंट इनकम, वो है £24,185 और 98 पेंस। ठीक है सर, ये इसकी एनुअल सैलरी थी। और ये टैक्स डिडक्टेड, देखें ये पे का सेक्शन है, ये टैक्स डिडक्टेड का सेक्शन है। और इससे अभी तक इतना टैक्स डिडक्ट हो चुका है, ठीक है सर। और ये टोटल फॉर द ईयर भी आ गया, जो कि सेम ही है। टैक्स कोड ये है, जब हम पेरोल करेंगे तब मैं आपको ये चीज समझा दूंगा, और ये हम जब नेशनल इंश्योरेंस के साइड पे जाएंगे ये आपकी तब काम आएंगी ये चीजें। फिलहाल एम्प्लॉयमेंट इनकम की हद तक आपके जो काम की चीज है वो P60 में आपको क्या रिक्वायर्ड होती है? ऑब्वियसली एम्प्लॉय का नेम, उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपको चाहिए, उसने कितना इनकम अर्न किया है, कितना टैक्स पे किया है, ठीक है सर। और नीचे जब आप आते हो ना, यहाँ पे बाकी डिटेल होती है, यहाँ पर है एम्प्लॉयर डिटेल, ठीक है। जिसके साथ ये क्रिस्टीन साहिबा जो है ना, वो एम्प्लॉई है, उसका उसकी डिटेल, ये AB ज्वेलरी किचन्स एंड बेडरूम्स, ये कंपनी है, इसका जॉब करती है। ये उनका एड्रेस आ गया,
ये उनका पोस्ट कोड आ गया, और ये एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आप लोग से जिक्र कर रहा था, अगर आप एचएमआरसी के साथ खुद को रजिस्टर कराते हो कि लेट्स से मैं एम्प्लॉयज रखूंगा, उनको सैलरी दूंगा, तो मैं एचएमआरसी के साथ खुद को रजिस्टर कराता हूँ पेई के लिए। ठीक है, तो जब मैं पेई के लिए खुद को रजिस्टर कराता हूँ, तो ये एचएमआरसी की तरफ से मुझे एक रेफरेंस नंबर मिलता है, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस नंबर। ये मेरा एक किस्म का कह लो रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इसको कह सकते हो, जो भी कह सकते हो। ये आपका पेई रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है जी। और ये जो एम्प्लॉय है, ये उसकी डिटेल, ये उसका नाम आ गया, नीचे उसका एड्रेस आ गया। हमारे पास ये चीज होती है। अच्छा, अगर आपको कोई स्टेचुटरी पेज वगैरह मिली होती है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन होती है। अगर मैटरनिटी पे मिली है, पैटर्निटी पे मिली है, शेयर्ड पेरेंटल पे मिली है, अडॉप्शन पे, डिफरेंट तरह की हैं, तो वो भी आपको मिलती हैं। स्टूडेंट लोन और पोस्ट ग्रेजुएशन लोन। अच्छा, ये क्या चीजें होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए, जिस तरह बाहर मुल्क में अक्सर होता है, गवर्नमेंट आपको लोन देती है पढ़ने के लिए। एक होता है ग्रेजुएशन लोन, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन लोन, ठीक है। तो अगर लेट्स आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या आपके पास पैसे नहीं है, तो आप गवर्नमेंट से लोन ले लेते हो, आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हो, फिर आप जॉब करते हो, ठीक है। जब आप जॉब करते हो, तो एक सर्टेन अमाउंट की जब आपकी सैलरी हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिससे आपने लोन लिया होता है, वो एचएमआरसी से को कहता है कि चूंकि ये भी जॉब कर रहा है, तो इस एक फिक्स अमाउंट जो है ना, हर महीने इसकी पे स्लिप से काट लिया करो, इसकी सैलरी से डिडक्ट करनी है आपने। ठीक है, तो जो हमारा एम्प्लॉयर होता है, वो जब पेरोल रन करता है, वो स्टूडेंट लोन भी डिडक्ट करता है। थोड़ी सी अमाउंट ही होती है, मतलब 1 2 या 3% इतनी ही होती है, जो कि वो एचएमआरसी का, जो गवर्नमेंट का होता है ना अपना एक क्राइटेरिया, 2 3 वो इनके होते हैं। नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया। स्लैब्स कह सकते हो आप उनको। डेट उनकी, डेट कलेक्टर सर। सॉरी, डेट कलेक्टर। नहीं नहीं, वो अलग चीज है, डेट कलेक्टर अलग चीज है। ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट एचएमआरसी को कहती है, और एचएमआरसी आपके एम्प्लॉयर को नोटिस भेजता है कि इसकी सैलरी से बिना पूछे बिना बताए ये टैक्स आपने डिडक्ट करना है, ठीक है सर। तो वो डिडक्शन भी जो पूरे साल में आपसे हुई होती है, वो भी आपकी यहाँ पे वो लिखी हुई होती है आपके लिए, ठीक है सर। ये हमारे पास P60 है। ये किस बंदे को मिलता है? वो एम्प्लॉय जो कि इस एम्प्लॉयर के साथ टैक्स ईयर एंड पे अवेलेबल था एज अ एम्प्लॉय, उसको P60 मिलता है। बेशक उसको 1 महीने हुआ हो, 2 महीने में हो, या पूरा साल हुआ हो, लेकिन टैक्स ईयर एंड के मतलब 5 अप्रैल 2025 पे जो एम्प्लॉय अवेलेबल होगा उस कंपनी में या उस एम्प्लॉयर के पास, उसको P60 मिलेगा। बेशक उसको 2 महीने हुए हो जॉब के, या पूरा साल हो, या 10 साल हुए हो, उसको ये मिलता है, ठीक है जी। जी महबूब साहब। सर मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहले तो ये है कि अभी हम इंडिविजुअल टैक्स पढ़ रहे हैं या कॉर्पोरेशन टैक्स पढ़ रहे हैं, और सर अब दूसरा देखें, क्वेश्चन। आपने कल की क्लास नहीं ली है, अब हम बहुत पीछे नहीं जा सकते। हम हाँ सर, इंडिविजुअल टैक्स पढ़ रहे हैं। हम जी इंडिविजुअल जी, टैक्स पढ़ रहे हैं, और इंडिविजुअल टैक्सेस में हम सबसे पहले आज एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। और दूसरा ये है कि ये P60 फॉर्म जो है, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही या कॉर्पोरेशन के लिए भी है? कॉर्पोरेशन को क्यों मिलेगा? पता नहीं सर। P60 क्या चीज है जो अभी तक आपको समझ आई हो कि P60 क्या चीज है? हाँ, ये इंडिविजुअल टैक्स फॉर्म है ना, किस तरह का टैक्स फॉर्म है? जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है किसको मिलता एम्प्लॉय को। है? एम्प्लॉय को मिलता है, क्यों मिलता है? जी, उनके टैक्स सबमिट करने के लिए सर। नहीं तो देखो, मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है सर। जी मेरे पास नीचे 5 एम्प्लॉयज है, ठीक है सर। इनको मैं जी हर महीने तनख्वाह देता हूँ, और इनको हर महीने पे स्लिप भेज देता हूँ फॉर रिकॉर्ड, कि भाई ये तुम्हारी पे स्लिप है, तुम्हारी सैलरी थी इतना, मैंने तुमसे इनकम टैक्स डिडक्ट की है, फला फला चीजें, और ये तुम्हारी नेट सैलरी है, और ये लो तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर दूँ, ठीक है सर। ठीक है। अब 12 महीने पूरे हुए, टैक्स ईयर एंड हो गया, तो आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी क्या करती है, पे स्लिप तो आपको हर महीने देती है, साल के आखिर में आपको एक टैक्स सर्टिफिकेट दे देती है कि सर ये ले ले, अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न जमा करानी है, तो ये टैक्स समरी अपनी ले लो, कि पूरे साल में मेरी कंपनी से, या जो भी
मैं जिसके एम्प्लॉय हो आप, उससे आपने कितनी सैलरी ली है और कितना टैक्स आपसे डिडक्ट हुआ है, ठीक है। अब एम्प्लॉइज जो है वो किसी कंपनी की भी हो सकते हैं, किसी सोल ट्रेडर की भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर। जी अब्दुल मनान साहब। जी सर, ये अभी जो आपने जिक्र किया था स्टूडेंट लोन वाला, तो जब P60 फॉर्म बन रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली HMRC से कनेक्टेड होगा, तो वहाँ पे ये वो अमाउंट जो है जो लोन वाली वो रिफ्लेक्ट करेगी। देखिए सर, बात ऐसी होती है ना, जैसे हमने स्टार्ट में जिक्र किया ना, कि आपका एम्प्लॉयर या आप जिस कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो उसने पहले खुद को एसएमआरसी के साथ रजिस्टर कराया होता है, ठीक है सर। ठीक वो है। हर महीने पेरोल सबमिट करता है गवर्नमेंट को, ठीक है सर। तो हर महीने आपकी सैलरी से एक फिक्स अमाउंट जो है ना वो एज अ स्टूडेंट लोन डिडक्ट हो रही होती है। वो रिकॉर्ड एचएमआरसी के पास भी बन रहा है ऑलरेडी, और आपके एम्प्लॉयर के पास भी बन रहा होता है, ठीक है सर। तो ये जी P60 अगर आपको लेट्स से एम्प्लॉयर नहीं भी देता तो आप एचएमआरसी से भी ले सकते हो। सर, एम्प्लॉयर को कैसे मालूम होगा कि ये इस एम्प्लॉय को पेरोल, आपका पेरोल कौन मेंटेन करेगा, पेरोल कौन बनाएगा? अकाउंटेंट या एम्प्लॉय? जिम्मेदारी किसकी है? एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर को पता नहीं होगा? तनख्वाह उसने आपको देनी तो उसको नहीं पता होगा कि आपसे मैंने क्या क्या डिडक्शंस करनी है। लेकिन सर एम्प्लॉय बताएगा पहले कि मैंने इस तरह से लोन लिया हुआ है एम्प्लॉयर को। नहीं नहीं नहीं, एम्प्लॉय बताए ना बताए गवर्नमेंट को तो पता है ना सर। आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, जी और जी सर। आपको जब लेट्स से आप अब्दुल मनान साहब आप मेरे साथ जॉब कर रहे हो, मैंने इस महीने का पेरोल सबमिट किया एचएमआरसी के पास। एचएमआरसी ने अगले दिन नोटिस भेज दिया कि यार जो अब्दुल मनान साहब है ना, इसकी सैलरी हमारे स्लैब से ऊपर जा रही है, इसका स्टूडेंट लोन भी है, तो इसकी सैलरी से इतना टैक्स डिडक्ट करना शुरू कर दो। आपको बीच में पता ही नहीं है, एचएमआरसी और मैं आपस में खेल रहा हूँ। राइट सर, मैं सर आपको मेरा जब क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि आपको HMRC। जब आपको जब पे स्लिप मिलेगी आपको तब पता, ओ भैंस ये भी कट रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, थैंक यू। और आपसे कोई इजाजतनामा नहीं लेंगे, वो बस शुरू हो जाएगा। राइट सर, थैंक यू। जी। एनीवन किसी को P60 में अगर कंफ्यूजन आ रही है तो वो पूछ सकता है। किसी को P60 की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता अस्सलाम है। जी। वालेकुम सर। कौन बात कर रहा है? तारिक भट्टी बात कर रहा हूँ सर। सर ये जो P60 पे ये जो सर्टिफिकेट है, इसमें वो नेशनल इंश्योरेंस जो कटती है वो नहीं शो होगी इस पे? नहीं नहीं, थैंक यू सर। क्योंकि वो आपकी क्लेम नहीं कर सकते हो, तो इसलिए वो कहीं पे शो भी नहीं होती। सिर्फ आपकी पे स्लिप जो आपको मंथली मिलती है उसमें लिखा हो कि आपसे इतना नेशनल इंश्योरेंस टैक्स डिडक्ट हुआ है। थैंक यू सर। जी जावेद साहब। सर स्टैट्यूटरी अडॉप्शन का एक नीचे एक और उसके साथ एक पेरेंट बेरीमेंट कोई है, अगर थोड़ा सा बता दें ये क्या चीज़ है। देखो, अगर कोई फीमेल मैटरनिटी लीव पे गई हुई है तो यूके लॉ के मुताबिक आप उसको सैलरी दोगे, ठीक है। तो अगर आपको स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे मिली है लेडी फीमेल्स के लिए जो होती है, वो यहाँ पे आती है। अगर जो फादर को जो लीव्स मिलती हैं, जैसे एक महीने की छुट्टी उसको भी मिलती है, तो वो सैलरी अगर आपको मिली है पैटर्निटी पे तो वो यहाँ पे मेंशन होगी। आपके एम्प्लॉयर ऑब्वियसली आपको देता है। शेयर्ड पेरेंटल पे अगर आपको कोई मिल रही है, अगर आप दोनों नहीं आ रहे, अगर एक कंपनी में दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हो और आप इस वजह से नहीं आ रहे और आप पेरेंटल पे क्लेम कर रहे हो, तो वो यहाँ पे मेंशन होगी। अगर आपने कोई अडॉप्शन की है उसकी कोई पे आपको मिल रही है तो वो भी यहाँ पे मेंशन होगी। बेरेमेंट डेथ पे होती है, अगर आप क्लोज फैमिली मेंबर जिस तरह स्पाउस हो गया, चाइल्ड हो गया या पेरेंट्स हो गए, इनमें से किसी की डेथ हो जाती है और आप को छुट्टियां आपने ली होती है और उसकी सैलरी जो मिलती है तो बेरेमेंट पे होती है, ठीक है जी। गॉट इट सर, थैंक यू। जी जाहिर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर जस्ट आ रही है सर मेरी। जी आ रही है सर। ये P60 सर्टिफिकेट जो बनता है इसका कह रहा था आपने, कहा कि ये जब आप किसी एम्प्लॉयर के साथ ईयर एंड में जब हो तब मिलता है। फॉर एग्जांपल मैंने 11 महीने काम किया, 12वें महीने में इस एम्प्लॉयर को छोड़ दिया तो मुझे नहीं मिलेगा? नहीं
आपको एक और सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे सर। ठीक है सर। P60 फॉर्म उस बंदे को मिलता है जो किसी कंपनी या किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है और टैक्स ईयर एंड, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर एंड की हम बात नहीं कर रहे। HMRC के जो टैक्स ईयर एंड है जो कि अभी हम जिसका पढ़ रहे हैं 5 अप्रैल 2025 तक का जो ईयर एंड है, उस डेट पे जो एम्प्लॉइज उस कंपनी में होंगे उनको P60 मिलेगा। ठीक है सर। बेशक उन्होंने 1 महीना काम किया हो, 2, 3, 5 साल, 10, 20, 50 साल काम किया हो ना उनको, लेकिन टैक्स ईयर एंड पे वो कंपनी में प्रेजेंट होने चाहिए, एम्प्लॉय होने चाहिए, उनको मिलता है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अब जो बंदा एक कंपनी में काम कर रहा है, सैलरी के अलावा लेट्स से उसको कोई और बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना, और बेनिफिट्स हमारी मुराद क्या है, उसको कोई टैक्सेबल बेनिफिट मिल रहा है। अब टैक्सेबल बेनिफिट कौन कौन से हो सकते हैं सर? कार फैसिलिटीज हो सकती है सर, मैं बताता हूँ। लोन फैसिलिटी। लेट मी, अच्छा, लेट्स अगर आपको कार दी हुई है तो कार बेनिफिट हो सकता है। कार बेनिफिट के बाद आपको फ्यूल बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद लिविंग एकोमोडेशन, लिविंग एकोमोडेशन अगर आपको रहने के लिए घर दिया हुआ है वो हो गई है। अगर आपको वैन प्रोवाइडेड है, वैन विद फ्यूल, ये हो गई है। अगर आपको हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं लोन के लिए, जो बेनिफिशियरी लोन होते हैं, बेनिफिशियरी या स्पेलिंग जो भी है ना, बेनिफिशियरी लोन्स। बेनिफिशियरी लोन क्या होते हैं? लेट्स अगर मार्केट रेट इंटरेस्ट के चल रहे हैं 6 या 7% यूके में चल रहा है, और आपको कम रेट पे इंटरेस्ट लोन जो है ना आपको प्रोवाइडेड, आपको आपके एम्प्लॉयर ने लोन दिया हुआ है, तो उसमें हम ये देखते हैं आपको अगर लोन इतना कम दिया हुआ है कि लेट्स से आपको 2% पे दिया हुआ है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि HMRC का स्टैंडर्ड रेट क्या है। HMRC का अपना लोन का रेट है, ठीक है। अब HMRC का राइट नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2% समथिंग 2.25, ठीक है। HMRC का स्टैंडर्ड लोन रेट जो है ना, इंटरेस्ट रेट जो 2.25 है। अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने 2% पे लोन दिया हुआ है तो ये 0.5% का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो जो 0.5% का बेनिफिट मिल रहा है ये आपके लिए टैक्सेबल है, क्योंकि HMRC के जो गाइडलाइन है उससे भी आपने कम इंटरेस्ट पे लोन दिया हुआ है, तो ये भी एक बेनिफिट आपके लिए हो जाता है। गिफ्ट ऑफ एसेट हो गया, अगर आपको एम्प्लॉयर ने कोई एसेट गिफ्ट किया हुआ है, ठीक है सर। उसके अलावा नॉर्मली यही होते हैं, गाड़ी हो गया, घर रहने के लिए दिया हुआ है, फ्यूल प्रोवाइडेड है, तो इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं ना सर, ये टैक्सेबल होते हैं। अब अगर आपको गाड़ी प्रोवाइडेड है तो इसकी अपनी एक कैलकुलेशन होती है जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टैक्सेबल बेनिफिट्स देखेंगे कि भाई ये बेनिफिट्स कैलकुलेट किस तरह होते हैं। वैसे वो मैं आपको नॉलेज पर्पज के लिए बताता हूँ, लेकिन अगर आप ना भी पढ़ना चाहे तो कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली आपको तैयार मिल जाता है वो बेनिफिट की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक 20-25 हजार पाउंड की गाड़ी आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो। बेशक ओनरशिप जो है ना वो कंपनी की है, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो, पर्सनल भी यूज कर रहे हो, प्राइवेट भी यूज कर रहे हो, कंपनी के यूज के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू बनानी होती है, ठीक है, जो आपके लिए टैक्सेबल बेनिफिट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है सर। अब वो टैक्सेबल बेनिफिट जो कैलकुलेशन है उसका अपना एक तरीकेकार है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंपल टैक्स प्रिपेयर के लिहाज से, अच्छा, सॉरी मैं क्या बात कर रहा था। अगर आप नॉर्मल एक टैक्स रिटर्न की बात करते हैं ना, जैसे आपको कोई क्लाइंट है और वो कहते हैं यार मुझे कोई कंपनी से या मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, तो उसके लिए P60 की तरह एक अलग से फॉर्म होता है, ठीक है सर। फॉर्म के क्या नाम आता है, उसको बोलते हैं हम P11D फॉर्म, हम उसको बोलते हैं। इस फॉर्म में
उस टैक्सेबल बेनिफिट की मॉनेटरी वैल्यू लिखी होती है और वो मॉनेटरी वैल्यू सिंपल आपके टैक्स रिटर्न में ऐड हो जाती है। ठीक है सर, और जिस तरह आपकी सैलरी है उसके साथ एक आपका टैक्सेबल बेनिफिट भी ऐड हो जाता है और उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब P11D किस तरह होता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी सर, ये है हमारे पास है P11D फॉर्म। ठीक है सर, अब P11D में मैं थोड़ा दोबारा आपको ये रीड आउट करा देता हूँ। ये सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉयर नेम आ गया। ठीक है सर, कि किस एम्प्लॉयर का है, कंपनी कौन का नाम की, ये एम्प्लॉयर पे रेफरेंस हमारे पास आ गया। फिर ये हमारे पास नीचे यार थोड़ा सा कोशिश करें माइक म्यूट रखें, सारा फ्लो बनने का खराब हो जाता है। थोड़ा सा बी प्रोफेशनल गाइस, बच्चे नहीं हैं आप लोग। माइक एंड म्यूट रखे, म्यूट रखे सब, अपना कैमरा अपना ऑफ रखा करे। कोई क्वेश्चन हो रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया करें, डायरेक्ट प्लीज ना बोलिए करें, अवॉइड करें। हाँ, आप रेज हैंड करेंगे, मुझे लगे मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ, मैं जरूर आपको क्वेश्चन लूंगा, लेकिन क्योंकि आके आप लोग का एंड पे तो वैसे भी मैं लेता, लेकिन ड्यूरिंग द लेक्चर भी अगर हो सके तो मैं जरूर आपको क्वेश्चन लूंगा। थोड़ा डेकोरम का प्लीज ख्याल रखिए आप लोग। अच्छा, एम्प्लॉयर नेम आ गया, एम्प्लॉयर पे रेफरेंस, ये वही पे रेफरेंस हो गया जिस हमने पहले P60 में भी देखा एम्प्लॉयर का। अच्छा, ये जो एम्प्लॉय है उसका नेम आ गया रॉबिन क्लार्क, ये उसका वर्क नंबर, ये वही जारी बात है, हर कंपनी का डिफरेंट कल्चर होता है, किसका क्या रेफरेंस नंबर एम्प्लॉय को दे देते हैं, एम्प्लॉयमेंट नंबर, वो कंपनी का अपना हर एक का डिफरेंट हिसाब किताब होता है। ये अगेन नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ये हमारे काम की चीज ऐसे ही है। डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, जेंडर लिखा हुआ फीमेल है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इस साइड पे जब आपको ABC नजर आ रही है ना, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेबल बेनिफिट्स। ठीक है सर, और जो यहाँ पे आप लोग को A1 वाले बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, जो ग्रे या ब्राउन, जो भी ब्राउन जो हाईलाइटेड बॉक्सेस है, इसमें जो वैल्यू लिखी होती है ना, ये सिंपली आपका टैक्सेबल बेनिफिट होता है और ये आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम के साथ आप इसको ऐड करते हो कि भाई ये टैक्सेबल बेनिफिट भी मिलता है। अब जिस तरह अगर आप देखें तो पहला टैक्सेबल, अभी इस जो के फॉर्म है ये डिटेल्ड है, इसमें हर तरह के जो टैक्सेबल बेनिफिट्स होते हैं वो लिखे होते हैं। अब इस एम्प्लॉय को कौन सा वाला टैक्सेबल बेनिफिट मिला है वो हम बाद में फिर हम देखते हैं बीच में। तो फॉर एग्जांपल एसेट ट्रांसफर्ड, कार प्रॉपर्टी या कुछ इस तरह का अगर कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया गया एम्प्लॉय को, तो उसकी डिटेल यहाँ लिखी होगी और उसकी अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन होगी इस बॉक्स में। पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, अगर कंपनी ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई पेमेंट की है तो वो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखी होगी, तो और उसकी यहाँ पे अमाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अगर कोई वाउचर या क्रेडिट कार्ड आपको अवेलेबल है उसकी अमाउंट यहाँ पे आएगी। अगर आपको रहने के लिए रिहाइश दी हुई है, घर या फ्लैट जो भी दिए हुए है, उसकी जो मॉनेटरी टर्म मिलेगी इस साल की, वो टैक्सेबल बेनिफिट यहाँ पे लिख दिया जाएगा आपके लिए। माइलेज अलाउंस अगर है वो यहाँ लिख दिया जाएगा। कार एंड फ्यूल, अब देखिए सारे खाली आ रहे हैं, मतलब इनमें से कोई भी टैक्सेबल बेनिफिट नहीं मिला। अब कार एंड फ्यूल का आ रहा है, मतलब इसको गाड़ी अवेलेबल है, मेक एंड मॉडल 17990-4 PHEV, इसको गाड़ी मिली हुई है सर। ये डेट फर्स्ट रजिस्टर्ड ये हो गई है, उसकी CO2 मिशन ये आ गई है, अप्रूव्ड जीरो माइलेज ये हो गई, उसकी जीरो ओमिशन माइलेज ये आ गई है। इंजन साइज आ गया, करते कराते उस गाड़ी की पूरी डिटेल अवेलेबल है, प्राइस उसकी ये, एक्सेसरीज ये लगी है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कोई नहीं हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट फॉर ईच कार। इस गाड़ी के लिए जो इस साल का टैक्सेबल बेनिफिट बना है वो बना है 1634 पाउंड। ठीक है सर, और ये हमारे पास यहाँ पे मेंशन भी है इस बॉक्स में, अगर आपको नजर आ रहा है वही ग्रे बॉक्स में, ओ सॉरी ब्राउन बॉक्स में। अब ये अमाउंट जो है ना 1634 पाउंड, ये आप इस एम्प्लॉय की टैक्स रिटर्न में एज अ टैक्सेबल बेनिफिट शो करोगे कि भाई इसको गाड़ी प्रोवाइडेड है। ठीक है सर, और ये नीचे आ रहा है फिर अगर फ्यूल प्रोवाइडेड होता है तो फ्यूल का टैक्सेबल बेनिफिट यहाँ लिखा होता है। अब चूंकि इसको सिर्फ गाड़ी प्रोवाइडेड है तो वो बेनिफिट आ रहा है, फ्यूल नहीं प्रोवाइडेड तो उसका बेनिफिट नील आ रहा है। बाकी नीचे वैन एंड, अगर आपको वैन प्रोवाइडेड है, वैन के लिए फ्यूल प्रोवाइडेड तो उसकी फिगर यहाँ पे आ जाएगी। इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट लोन अगर आपको प्रोवाइडेड तो उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाया करेगी और उनकी अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई होगी। प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको पैसे मिले वो यहाँ पे आ जाएंगे। रिलोकेशन अलाउंस अगर आपको मिला है वो यहाँ आ जाएगा। सर्विस सप्लाई एसेट प्लेस, डिफरेंट तरह के टैक्सेबल एसेट्स है जो होंगे वो इन ब्राउन बॉक्सेस में जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो आपका टैक्सेबल बेनिफिट होगा और वो आपने क्या कहते हैं अपने टैक्स रिटर्न में उसको शो करना होगा। ठीक हो गया सर? किसी को कंफ्यूजन
P11D के रिलेटेड प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। जी अब्दुल मनान साहब पूछे। जी सर, अभी आपने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो बेनिफिट के ऊपर टैक्स अभी कैलकुलेट हुआ है, थोड़ा सा प्लीज डाउन कीजिएगा। 1634, ये सर ये किस रेशो से हुआ है? मैं ही आपसे कह रहा हूँ ना, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब ओ। फिलहाल हम जो है ना जरा टैक्स कैलकुलेशन साइड पे जाते हैं कि भाई हम टैक्स रिटर्न में इन चीजों को ऐड किस तरह करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को फॉर्म्स वगैरह दिखा रहा हूँ, इसकी ठीक। कैलकुलेशन किस तरह से होती है मैं आपको सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए जरूर बता दूंगा, ताकि आपको पता हो। अदरवाइज आपको ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है इसकी, कि आपको ये एससीए के एग्जाम या एसडब्ल्यू के एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं ना कि आपको ये कैलकुलेशन सीखनी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर। नेक्स्ट क्लास में हम ये चीजें जरूर करेंगे। ठीक। सिंपल अगर आप टैक्स प्रैक्टिशनर के लिहाज से बात करें तो आपके लिए सिर्फ ये फॉर्म चाहिए और इस फॉर्म में ये वैल्यू आपको चाहिए बस। राइट सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी अमान साहब। सर थैंक यू। सर ये सवाल ये था कि ये जरूरी है कि ये पर्सन ही पे करे, कंपनी भी तो पे कर सकती है? ये अब आपकी और कंपनी के आपस में सेटलमेंट होगी। अगर आपको ये जो टैक्स वाला बेनिफिट मिल रही है, मुझे पैसे दे दो। राइट सर, थैंक यू सर। अब कंपनी ने आपको गाड़ी भी दी, ऊपर से उसका टैक्स भी वो आपको पे करे, तो डबल डबल मजे तो मेरे ख्याल में नहीं होते हैं। राइट सर, थैंक यू। सर वो दोबारा से एक बेनिफिट बन जाते हैं अगर पे करे तो। जी बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे पास हो गया P11D। अच्छा, अब हमारे पास एक और फॉर्म आता है जिसको हम प्यारे भाई कहते हैं सर्टिफिकेट कह लो। ठीक है सर, इस फॉर्म को हम कहते हैं P45। P40 P45 फॉर्म क्या चीज होती है सर? लेट्स से हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 2024 से टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ, और मैं एज ए एम्प्लॉय खुद को एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ 31 अक्टूबर 2024 को मैंने एबीसी लिमिटेड को छोड़ दी। मनान साहब आप जरा माइक म्यूट कर लें, आप आ जाए, थोड़ा आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है सर मनान साहब। जी सर। अब मैं एबीसी लिमिटेड में काम कर रहा था, मुझे चाहे मैंने जॉब स्विच किया, वट एवर जो भी रीजन हुआ, मैंने एबीसी लिमिटेड छोड़ दी 31 अक्टूबर 2024। ठीक है सर। ठीक है सर। अब 31 अक्टूबर 2024 को मुझे एबीसी लिमिटेड जो है ना इश्यूज P45 फॉर्म। ठीक है सर। ठीक है सर। P45 फॉर्म में क्या होगा, फ्रॉम 6 अप्रैल 2024 टू 31 अक्टूबर 2024। ठीक है सर। ठीक है सर। टोटल सैलरी लेट्स से मैं कहता हूँ 15,000 पाउंड। ठीक है सर। और ठीक। टैक्स डिडक्टेड लेट्स से मैं कहता हूँ कोई 950 पाउंड फॉर एग्जांपल। ये टैक्स मुझसे एबीसी लिमिटेड ने इस टैक्स ईयर में अभी तक डिडक्ट किया हुआ है, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर 6 अप्रैल 2024 से लेकर 31 अक्टूबर 2024, जितना महीने मैंने काम किया, जैसे अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने मैंने काम किया, तो 7 महीने में मेरी 15,000 पाउंड सैलरी बनी और 950 पाउंड उसने मुझसे टैक्स डिडक्ट किया। अब वो मुझे जो फॉर्म देगा उसका नाम होगा P45 और उसमें ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है। अब वो फॉर्म होता किस तरह से है, वो कुछ इस तरह से होता है। P45, ठीक है, डिटेल ऑफ एम्प्लॉय लिविंग वर्क। ठीक है सर। ठीक ये है सर। अगेन सबसे पहले एम्प्लॉयर का पे रेफरेंस नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है सर। ठीक है सर। ये एम्प्लॉई का नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया सर। ये नाम आ गया मिसेस मीशम सेंड्रा। ठीक है सर, सेंड्रा मीशम नाम आ गया उसका। लिविंग डेट आ गया। अब सॉरी थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए जो अपडेटेड P60 P11D और वो जो है ना, वो मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट क्लास में अरेंज कर लूँगी। मेरे पास थोड़ा सा पिछले साल के पड़े हुए हैं, पुराने हैं, तो थोड़ा सा माजरत इसके लिए। तो
चीज सेम ही है, लेकिन मैं आप लोग इंशाल्लाह और अरेंज कर लूंगा। अब ये चूंकि टैक्स ईयर जो ना पुराना है, ये 23-24 वाला टैक्स ईयर है, जो कि मतलब 6 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ था, 5 अप्रैल 2024 तक जो टैक्स ईयर चला था ना, ये एक्चुअली उसका P45 है। तो अब ये मतलब 6 अप्रैल 2024 6 अप्रैल 2023 से लेकर 14 जुलाई 2023 तक, ठीक है, तकरीबन अप्रैल मई जून जुलाई का आधा, तकरीबन 3.5 महीने काम किए इस टैक्स ईयर में, और फिर सेंड्रा साहिब मिशम साहिबा ने जॉब छोड़ दी। इस दौरान इसकी टोटल सैलरी कितनी बनी थी? 9,198 पाउंड्स, और उसे टोटल टैक्स कितना डिडक्ट हुआ था? 1,001 पाउंड। ठीक हो गया सर? ठीक है सर। बाकी वही बेसिक डिटेल्स आ जाती है, एम्प्लॉय का प्राइवेट एड्रेस आ गया, उसका पोस्ट कोड आ गया, एम्प्लॉयर का नेम एंड एड्रेस आर्क एच हैंडलिंग लिमिटेड, और ये उसका एड्रेस आ गया। बाकी फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, डेट, किस डेट पे उसने छोड़ा है, ये चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा P45 है कि मतलब आप जब कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है तो फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द टैक्स ईयर टिल डेट ऑफ रेजिग्नेशन, डेट ऑफ लीविंग, उसने जितनी भी इनकम जनरेट की होगी उस एम्प्लॉयमेंट से, उसकी डिटेल होगी। इट्स काइंड ऑफ P60 बट फॉर पर्सन दैट इज लिविंग द कंपनी। सही है, जब तक उसने ठीक काम किया। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको फॉर सर हम जी सॉरी सर, इसको सर हम आसान जुबान में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर उसने एम्प्लॉय ने 1 साल से कम पीरियड में उसने काम किया है तो उसके लिए हम P45। जरूरी नहीं है। लेट्स से मैं कहते हैं सेंटर साइबर जो है ना पिछले 10 सालों से इस कंपनी के साथ काम कर रही है। ठीक है ठीक। सर, जी और 14 जुलाई 2023 पे आके इसने ये जॉब छोड़ दी है। ठीक है। अब जो हमारा टैक्स ईयर एंड हुआ होगा 5 अप्रैल 2023 पे, जो पिछला टैक्स ईयर है, उस तक तो वहां उस कंपनी में काम कर रही थी ना, सही है, तो बिल्कुल सर। इसको P60 हर साल मिलता रहा। ठीक है सर, ठीक अब इसने जब इस साल के बीच में इस कंपनी को छोड़ दिया, तब तो चूंकि टैक्स ईयर तो नहीं कंप्लीट हुआ ना, है। जी सर। तो इसको P45 मिल गया। ठीक है सर। अब ये लेट्स से ये जाके आगे एबीसी लिमिटेड कंपनी में जॉब शुरू कर देती है फ्रॉम 15 जुलाई 2023 से, फॉर एग्जांपल सही नेक्स्ट है। डे। अब ये उस एबीसी लिमिटेड के साथ टिल टैक्स ईयर एंड तक काम कर रही है। ठीक है सर। सही है, तो एबीसी लिमिटेड से फिर सेंट्रा मैडम को क्या मिलेगा? P60 मिलेगा, ठीक है सर। लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन कितनी होगी? फ्रॉम जब से उसने ज्वाइन किया टिल टैक्स ईयर एंड तक। ठीक है सर। सही है, और ये सेंट्रा साहिबा जो है ना, जब एबीसी लिमिटेड में जाएगी तो वो अपने एम्प्लॉयर को P45 प्रोवाइड भी करेगी। ठीक हो गया सर। P45 प्रोवाइड करने का मकसद क्या होता है? अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे P60 पे ले जाता हूँ। जी सर। अगर आपको यहां नजर आ रहा हो इन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, नजर आ रहा है? जी सर। फॉर एग्जांपल सेंट्रा मैडम जो 14 जुलाई 2023 को जॉब छोड़ के आ गई थी, फॉर एग्जांपल इस कंपनी में, ठीक है, तो ठीक है। यहाँ पे उसकी P45 की फिगर्स आ जाएंगे कि ग्रॉस सैलरी उसको प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट्स कितनी मिली थी और कितना टैक्स डिडक्ट हुआ था। ठीक है सर। सही है, और इन दिस एम्प्लॉयमेंट, इस कंपनी में टिल टैक्स ईयर एंड तक, जब से उसने ज्वाइन किया टिल टैक्स ईयर एंड तक जितनी उसकी इनकम बनी है, दिस माइनस उसके टैक्स डिडक्शन हमारे पास आ गई, तो उसकी टोटल एम्प्लॉयमेंट फॉर द टैक्स ईयर क्या हो जाएगी? इन दिस एम्प्लॉयमेंट प्लस प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, जो कि ड्यूरिंग द टैक्स ईयर उसने जॉब छोड़ के यहाँ पे आ गई थी, P45 की फिगर आ जाएगी, और ठीक यहाँ है पे सर। P45 का टैक्स डिडक्टेड, तो ये दोनों इनकम्स ऐड होके आपके पास टोटल इनकम फॉर द ईयर आ जाती है। अगर ये ना भी हो, P45 की फिगर्स ना भी लिखी हो, आपके पास P45 अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है राइट। कि आप बंदा प्रोवाइड करो, ना एम्प्लॉयर अक्सर इतना बॉदर करते हैं कि भाई P45 लाजमी दो वरना नौकरी नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, राइट सर। ये होना चाहिए ऐसा है, ये एक महजब शहरी का वो है, ये करना चाहिए, लेकिन जरूरी फर्ज नमाज नहीं कि कोई नहीं हर एक बंदा करे। राइट सर। अच्छा, आप में से किसी को P60, P11D, P45 में कोई भी सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी गुलाब शेर साहब।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, सर फरमाएं। अच्छा सर जी, ये जो अ, ये P11D फॉर्म है, ये काइंडली जरा दोबारा रिवाइज कीजिएगा, ये मैंने सही तरह से नहीं सुना। P11D फॉर्म में सर, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं ना, और आपको उस जॉब से अगर आपको कोई टैक्सेबल बेनिफिट मिल रहा है, टैक्सेबल बेनिफिट कौन कौन से थे हमारे पास? कोई गाड़ी आपको मिली हुई है, गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल प्रोवाइडेड है, रहने के लिए घर दिया हुआ है, वैन दी हुई है, कोई बेनिफिशियरी लोन मिला हुआ है, या कोई एसेट गिफ्ट किया हुआ है, ठीक है सर। तो इस तरह का अगर आपको बेनिफिट दिया होता है, तो साल के आखिर में आपका एम्प्लॉयर आपको एक इस तरह का फॉर्म दे देता है। उसमें आपका बेनिफिट जो होता है, जिस तरह इस बंदे को गाड़ी मिली हुई है, तो उसका एक उस बेनिफिट की मॉनेटरी वैल्यू बना दी जाती है फॉर द टैक्स ईयर, कि ये एक टैक्सेबल बेनिफिट है जो आपको एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिला है, और ये टैक्सेबल है, इसके ऊपर आपने टैक्स देना है। यू कैन से ये आपकी एडिशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ठीक है, इस पे भी आपने टैक्स देना है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है थैंक सर। यू। और अच्छा, जाहिर साहब आपका सवाल है, प्लीज पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई ने मिड ईयर छोड़ दिया उस एम्प्लॉयर को, उसके सैलरी का तो उसका P45 मिल जाएगा, उसका सर्टिफिकेट। ठीक है। बेनिफिट्स के लिए उसको क्या P11D मिल जाएगा या और कुछ मिलेगा? अगर उसको मिला होगा ना, तो उसको साथ मिलेगा ना। अगर उसको कोई टैक्सेबल बेनिफिट था तो साथ मिलेगा। फॉर फिर P11D जो होगा ना, वो तब तक का होगा ना जब तक उसने लीव किया ना, तब तक। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको गाड़ी जो है ना, नहीं P11D सर, अगर वो आप, जो फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि फॉर्म P11D ही है या और कुछ है? नहीं नहीं, P11D ही होगा। ठीक हो गया सर, वो समझ आई कि जितना मिला होगा जाहिर बात है इसमें एग्जैक्टली, प्रोपोर्शनेट हो कैलकुलेशन जाएगा ना वो। होगा। जी 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 सर, वो समझ गए। थैंक यू सर। नाइस। जी एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एम्प्लॉई बिटवीन टैक्स ईयर को छोड़ता है जॉब, तो क्या वो अपना P45 फॉर्म HMRC के पोर्टल से खुद ले सकता है, सेम लाइक P60? जी। चल, ठीक है, थैंक यू। इवन आपका जो गेटवे अकाउंट होता है ना, उस पर भी आप इंफॉर्मेशन जो है ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको यार, इस चीज में मैं गलत हो जाऊं कि आपको उधर फिगर बताता है या नहीं। हम जो तरीका आजमाते थे ना, हम HMRC से लाइव चैट कर लेते थे, ठीक है, एज अ क्लाइंट बन के। हमारे पास क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन होती थी, हम HMRC से चैट करके वो हमें फिगर बता देता था। अलबत्ता जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि आप पोर्टल से जाके आप बाकायदा रिक्वेस्ट करते हो, और फिर HMRC आपके एड्रेस पर वो फॉर्म भिजवाता है आपको, सही बाय पोस्ट आपको भेजता है। थैंक यू। अच्छा, अब हम थोड़ा जाते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ ना, हम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हैं। आपने गूगल पे, अच्छा ये जो सेटअप है ना, ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अक्सर साउंड गलत होते हैं। तो आपके पास रिकॉर्डिंग भी होगी, उससे भी आप देख सकते हैं। तो अभी फोकस करके किस तरह से आपने करना है, ठीक है। आईरिस एलिमेंट पे आपने जाना है सर, ये iris.co.uk की वेबसाइट, इस पे आके स्टेप्स को थोड़ा सा आपने गौर से देखना है। आईरिस के उस पे आगे ये फ्री ट्रायल आपने यहाँ से कर लेना है। यहाँ पे आपने डिटेल डालनी है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, मेरे पास ईमेल एड्रेस बहुत सारी ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, तो मैं एक टेम्पररी ईमेल बना लेता हूँ। एक सेकंड आप लोग दीजिएगा, ताकि मैं ईमेल एड्रेस, ओके, ये आगे ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम मोहम्मद वकास, ये कर लेते हैं, ठीक है सर। आपने ईमेल एड्रेस अपना डाल दिया, नाम और फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, लास्ट नेम ये डाल दे, नेक्स्ट कर देंगे आप। बिजनेस नेम आप कर दो, हम क्या देते हैं, वकास अकाउंटेंट के नाम से ही कर लेते हैं, खुद से हमने कर लिया, ठीक है जी। बिजनेस साइज हम कह लेते हैं, ये चूंकि अकाउंटेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर होता है, तो इसलिए ये इस तरह से पूछ रहे हैं। ये कर लिया हमने। फाइंड एड्रेस हम कर लेते हैं।
अच्छा, एड्रेस अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप कंपनीज हाउस पे जाओ। आपने गूगल पे लिखना है बीटा कंपनीज हाउस, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाओ, कोई भी कंपनी उठाओ, तो या सिंपल लिख लो अकाउंटेंट्स लिख लो, कोई भी कंपनी आ गई ना, उसका ये एड्रेस यहाँ से उठा लो, पोस्ट कोड, ठीक है। ये पोस्ट कोड उठा लो आप, क्योंकि वो एड्रेस आपसे मांग रहे हैं ना, तो कोई भी यूके का एड्रेस आप ले लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फाइंड एड्रेस कर लो, कोई भी एड्रेस बीच में सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये एड्रेस हमने कर लिया। यूके का खुद से कोई नंबर बना लो, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स का। खुद से 9 डिजिट्स का, 07 से शुरू कर लो, आगे खुद से नंबर 9 डिजिट्स का बना लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपका सेटअप हो गया। आप ये करो, आपकी जो ईमेल एड्रेस है उस पर हमने आपको लिंक भेजे, उसमें लिंक से आपने वेरीफाई खुद करना, ठीक है सर। अब लुकिंग फॉर आयरिस, वेलकम टू आयरिस, आई थिंक ये ईमेल होती है, उसमें लिंक आता है ना, ये वाली, ठीक है। एक्टिव अकाउंट, ठीक है। एक्टिव अकाउंट मैं कर लेता हूँ। अच्छा, पासवर्ड कैसे सेट कर लो? पासवर्ड हम सेट कर लेते हैं सर। अच्छा, आपके पास जब ये पेज आ जाता है ना, अब देखिए इसके आप डिफरेंट मॉड्यूल्स आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने फिलहाल चूंकि टैक्स का करना है ना, तो अब जी सर आइले में अब ये फ्री ट्रायल इसका हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फ्री ट्रायल अकाउंट्स प्रोडक्शन के लिए भी आप फ्री ट्रायल इसके ले सकते हो, ठीक है। हम फिलहाल चूंकि वो करें, आपने ये वाला सेलेक्ट करना है प्लीज, इसमें गलत नहीं होना आप लोगों। आयरिस एलिमेंट टैक्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड पर्सनल पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। फ्री ट्रायल ले लें, 1 महीने का आपको मिलता है, आराम से जितनी प्रैक्टिस आपने करनी है कर लो। एक्सपायर हो जाए दोबारा एक और ईमेल एड्रेस से दोबारा वो बना लिया करें। स्टार्ट फ्री ट्रायल मैं कर लूंगा यहाँ पर। अच्छा, हम ये कर लेते हैं आर एस एलिमेंट टैक्स, इस पे क्लिक करने, देखिए लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन एक्सपायरिंग 30 डेज, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। हम यहाँ से जाके ये क्लाइंट्स पे जाके आप ऐड क्लाइंट कर ले पहले, ठीक है। खुद से क्लाइंट बीच में ऐड कर लें ताकि हम उसकी टैक्स रिटर्न बना ले, ठीक है। अच्छा, प्रोस्पेक्ट है, नॉन क्लाइंट है, क्लाइंट है, अब इसको क्लाइंट कर लो। इंडिविजुअल का करना है, बिजनेस का करना है, कंपनीज के लिए करना है, या कोई ट्रस्ट के लिए, हम इंडिविजुअल का फिलहाल कर रहे हैं, ठीक है। खुद से कोई पास वो कोड दे दो, क्लाइंट आईडी, टाइटल मिस्टर कर लो, और मोहम्मद वकास कर लिया हमने। अब हम मैरिड हो गए, पिछले बैच में हम सिंगल थे, मैरिड हो गए सर। अच्छा, मेरा डेट ऑफ बर्थ के लिए बड़ा पीछे जाना पड़ता है यार, बड़ा अफसोस होता है हमें। डेट ऑफ बर्थ आप लिख दो, कंट्री ऑफ रेजिडेंस यूनाइटेड किंगडम कर दिया। पोस्ट कोड हटा दो यार, कोई भी लिख लो यार। पोस्ट कोड आ गया, नेशनलिटी हम ब्रिटिश हैं सर। टैक्स रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आपका यूटीआर नंबर आता है, जिस तरह पाकिस्तान में आपका एनटीएन नंबर होता है, यूके में यूटीआर नंबर आपका होता है, और यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो अभी आपको मैं
P60 P11D वगैरह पे आप लोग को दिखा रहा था, NI नंबर यहाँ पे आप लिखते हैं, ठीक है। ये करके सेव रिकॉर्ड कर दें आप इसको। ये आ गया आपके पास। सर आप आ जाओ, इसको गॉट इट कर लो, इसका आप आ जाओ डैशबोर्ड पर, ठीक है सर। अभी आपके पास आ गया पर्सनल टैक्स रिटर्न, ठीक है। स्टार्ट न्यू टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू टैक्स रिटर्न आप करोगे यहाँ पर। टैक्स ईयर 25 की हम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं, ठीक है सर। टाइप SA-100 फॉर्म, जो मैंने आप लोग कल क्लास में बताया था, सेल्फ असेसमेंट के लिए जो फॉर्म होता है उसको SA-100 बोलते हैं। और ये हमारा रेफरेंस नंबर आ गया, हम इसको सिंपली क्रिएट कर लेंगे। भाई जो हम यहाँ पे मल्टीपल टैक्स रिटर्न्स भी बना ले, मतलब पुरानी टैक्स रिटर्न्स पिछले सालों की भी बना सकते हैं, तो वो आप भी आप कर सकते। जहाँ पे 25 लिखो तो उसको ड्रॉप डाउन करते हो ना, तो पिछले साल भी आ रहे होते हैं। अगर आपने वो ट्राई करनी वो भी कर सकते हैं। सर ये हमारे पास हमारा सेक्शन आ गया है, यहाँ पे हम अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम डालेंगे। ये हमारे पास स्टेटस आ जाता है, कितनी हमारी टैक्स लायबिलिटी वगैरह है। डेटा इनपुट हम यहाँ करते हैं, टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स रिटर्न, रिव्यू एंड फाइलिंग यहाँ से फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, हम डेटा किस तरह ऐड करेंगे, जिस तरह हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम और ये सारी चीजें हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट इनकम से, अभी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम थी, ठीक है सर। अब मैं थोड़ा सा इसको साइड पे ले जा रहा हूँ दूसरी स्क्रीन पे, ताकि मैं वहां से इंफॉर्मेशन देख के यहाँ करता जाऊँ। जावेद साहब हम ये कर ले पहले, ये आपका क्वेश्चन अर्जेंट पूछ ले आप। सर सवाल तो मासूमाना है कि ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अपनी रिटर्न को कैलकुलेशन करने के लिए, या हम उन यूके के आईआरएस पोर्टल के ऊपर जस्ट लाइक पाकिस्तान की तरह हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें। सर ये जस्ट एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है सर। इसमें मैं आपको टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना सिखा रहा हूँ, ठीक है सर। जी बेहतर सर, बेहतर। ये इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर और भी हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा इजी टू यूज लगता है। इसकी डेमो भी हमें इजीली मिल जाता है, तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। बाकी आप जो क्लाइंट होते हैं वो अपने गेटवे से भी कर सकते हैं और आपकी सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हो, ठीक है। जी थैंक यू सर। इसमें ये होता है प्रॉपर HMRC का टैक्स रिटर्न नजर आ जाती है, तो वो भी थोड़ा सा इजी हो जाता है आप लोग को अंडरस्टैंड करने में, इसलिए मैं आप लोग को इस पे कराता हूँ, ठीक है। जी बेहतर सर, बेहतर अच्छा, सर। डेटा इनपुट है। अब मैंने कौन सी इनकम बीच में डालनी है, जावेद साहब आप ही बता दें हमें। हम एम्प्लॉयमेंट इनकम देख रहे हैं, ठीक है। जी तो सर। ये हमारे पास डिफरेंट आ गई है, ट्रेड एंड नॉन एंड प्रोफेशनल और वोकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पार्टनरशिप वगैरह। सेविंग इनकम ये हमारे पास आ गई है, अदर नॉन सेविंग इनकम आ गई है। इसमें कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करूंगा अभी। सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट हम कर रहे हैं। हम सेल्फ सर एम्प्लॉयमेंट ही आएगा सर। एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हमारी इनकम है। अच्छा, जी सर। अभी यहाँ पे मुझसे पूछ रहे कि भाई आपका एम्प्लॉयर नेम क्या है, हम वही लिख लेते हैं। जी बेहतर। अ, उसका नाम थोड़ा बड़ा है, वो शायद इधर ना है, तो मैं खुद से ABC लिमिटेड डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारी कंपनी का ये नाम था। पेई रेफरेंस नंबर, ठीक है सर। ये वही पेई रेफरेंस नंबर है जो मैं अभी आप लोग को जो हमारे दिखाया, एम्प्लॉयर पे है। बिल्कुल। एम्प्लॉयर का। ये एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस, ठीक है सर। जी इसको बेहतर। मैं कॉपी करके उधर अपने पास पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो आप लोग को थोड़ा सा ऑनलाइन फॉर्म्स का आइडिया होगा भी, जिस पे स्टाइरिक लिखा होता है वो मैंडेटरी होता है, वो लाजमी आपने फिल करना है। बाकी ये ऑप्शनल है, बाकी मर्जी आपकी, ठीक है। जी। ये लेकिन मैं फिर भी जो इन्फॉर्मेशन कर लेता हूँ। डेट एम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड या डेट एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, अगर ये अपने ड्यूरिंग द ईयर कहीं एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट की हो तो बेशक आप डेट लिख दो, नहीं भी लिखते हो मसला कोई नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं, क्या ये बंदा इस कंपनी का डायरेक्टर है जिसकी आप सैलरी लिख रहे हो, अगर है तो इधर बॉक्स क्लिक कर देते हो। डेट सीज बीइंग अ डायरेक्टर, अगर आप छोड़ चुके हो डायरेक्टरशिप तो आपने वो डेट लिखनी है। सिंपल, आपने यहाँ पे लिखना है इनकम, ये हमारे पास आ गई। पे फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट बिफोर टैक्स टेकन ऑफ, आपकी ग्रॉस सैलरी वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है सर। जी ग्रॉस जी। सैलरी मेरी बन रही थी 24,185 पाउंड और 98 pence, ठीक हो गया सर। फिर ये पेरोल बेनिफिट इंक्लूड अबव विच अफेक्ट योर स्टूडेंट लोन फॉर रीपेमेंट, अगर स्टूडेंट लोन रिपेमेंट वगैरह वो यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद है यूके टैक्स टेकन ऑफ, ठीक है। ये वो टैक्स है जो आपसे ऑलरेडी डिडक्ट हुआ हुआ है, वो ये वाली इनकम है, ठीक है सर। ये सही 2,321 पाउंड जो है ये हम यहाँ लिखेंगे। ये टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, 2321.20।
ठीक हो गया। अगर आपको कोई P60 के अलावा कोई इनकम वगैरह मिली वो आ जाएंगी, पेंशन वगैरह। फिलहाल हम इसको यहाँ करते हैं, ठीक है सर। इसको मैं यहाँ पे सेव कर दिया। तो हमारे पास सेक्शन में पहले सोर्स ऑफ इनकम आ गई, एम्प्लॉयमेंट इनकम ABC लिमिटेड से, और ये सारी चीजें इतनी हमारे बेनिफिट था, मतलब बेनिफिट इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम, और ये हमारा टैक्स, पेई टैक्स। अब अगर मैं जाता हूँ टैक्स कैलकुलेशन पर, तो उसने टैक्स कैलकुलेशन खुद ही कर दी हमारे लिए, ठीक है सर। अब ये कह रहे हैं सर, सबसे पहले यहाँ पे आपकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम होगी उसकी समरी बनती है। एम्प्लॉयमेंट इनकम है, रेंटल इनकम है, सोल ट्रेड इनकम है, वो सारे यहाँ पे जमा होते जाएंगे। अब यहाँ पे आ रहे पे फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट, जितनी भी एम्प्लॉयमेंट इनकम्स आपने ऐड किए उन सब का टोटल आ रहा है 24,185 पाउंड, ठीक है। ये हमारी टोटल इनकम हो गई, क्योंकि हमने और कोई सोर्स ऑफ इनकम अभी तक डाली नहीं। उसमें से माइनस क्या हुआ, पर्सनल अलाउंस 12,570 पाउंड, ठीक हो गया सर। हमारी टोटल इनकम जो जिस पर टैक्स ड्यू होगा वो बनी है 11,615 पाउंड, और उस 11,615 पाउंड पे हमारा बेसिक रेट टैक्स लग रहा है 20%, जो कि टैक्स बनता है 2,323 पाउंड। ठीक है जावेद साहब, यहाँ तक जी सर, बिल्कुल सर। आप हमारे साथ ही जरा रहे ना, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग को समझ आ रही है, ठीक है सर। जी जी जी। क्या हमने देखा, हमने अभी तक चूंकि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम डाली है तो उसकी टोटल अमाउंट आ गई है, और हमारी टोटल इनकम्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ये सिर्फ बनी है। उसमें से हमारा पर्सनल अलाउंस लेस हुआ, और हमारा टोटल इनकम जिसके ऊपर टैक्स ड्यू होना चाहिए वो ये इनकम आ गई है। अब ये टैक्स कैलकुलेशन हमारी बनी, हमारी इनकम चूंकि 37,700 से कम है, जो बेसिक रेट बैंड में फॉल हो रही है, तो 11,615 पाउंड पे 20% बेसिक रेट बैंड लगा, जो कि टैक्स मेरा इतना बना, और ये मेरा टोटल इनकम टैक्स चार्ज ये बना, ठीक है। ये मेरा इनकम टैक्स पेबल है 2,323 पाउंड। लेकिन माइनस क्या हो रहा है, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है। वो टैक्स जो मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट के थ्रू पे कर चुका हूँ, ठीक है। जी जी। वो क्या था, वो अगर आप यहाँ पे P60 में देख भी ले, हमने टैक्स पे किया हुआ था 2,321 पाउंड और 20 पेंस, बिल्कुल सर। वो यहाँ पे आ गया। इस वैल्यू से हमारा ये टैक्स ऑलरेडी पेड लेस हो जाएगा। हमारी इनकम टैक्स ड्यू क्या बना, 1.8 पाउंड, बिल्कुल। ठीक हो गया। जी सर। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं आपसे कि यार वो जो टैक्सेबल बेनिफिट हमें मिल रहा था P11D का गाड़ी वाला, हम कहते हैं कि यार वो लेट्स से ABC लिमिटेड से ही था और इसी बंदे को ही था। हम क्योंकि सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं ना, आल दो वो जी चलो सर। किसी और बंदे का है, लेकिन लेट्स अगर इसी बंदे को ही वो बेनिफिट मिला होता, तो हमने यहाँ पे तो P60 फिगर्स डाल दी थी, ठीक है। यूके टैक्स टेकन भी हमने डाल दिया था, सारा कुछ। नीचे आप अगर देखो तो यहाँ पे आ रहे हैं बेनिफिट्स, यहाँ पे वो टैक्सेबल बेनिफिट्स आपने लिखने P11D वाले, ठीक है सर। जी जी। अब P11D में अगर आप लोग को याद हो, हमें गाड़ी का बेनिफिट मिला था, ऐसे जावेद भाई, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। 1,634 पाउंड। तो यहाँ पे अगर हम ये लिस्ट देख ले तो हमारे पास ये डिफरेंट बेनिफिट्स आ रहे हैं। कंपनी कार आ गई है, फ्यूल फॉर कंपनी कार आ गई है, कंपनी वैन, फ्यूल फॉर कंपनी वैन, ट्रैवल एंड सब्सक्रिप्शन, एंटरटेनमेंट, प्राइवेट मेडिकल, टेलीफोन, प्रोफेशनल फी और सब्सक्रिप्शन, वाउचर, गोज ऑन, जितने भी टैक्सेबल बेनिफिट है सारे लिखे हुए, ठीक है। अब हम हमारे मतलब का कौन सा इनमें से जावेद साहब? तो कार है हमारे पास। कंपनी कार है, तो यहाँ पे मैं सिंपली P11D की फिगर लिख लूँ 1,634 पाउंड, जी क्लियर। सर। जी सर। अब इसको जब मैं सेव करूंगा ना, तो ये मेरी वो टैक्स कैलकुलेशन में एम्प्लॉयमेंट इनकम के नीचे आ जाएगा टैक्सेबल बेनिफिट भी, ठीक है। ठीक हो गया। ये देख सर, ये मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गई थी, बेनिफिट एंड एक्सपेंसेस रिसीव्ड, ये मेरा टैक्सेबल बेनिफिट भी आ गया। अब मेरी इनकम कितनी होगी सर, 25,819 पाउंड। उसमें से मेरा पर्सनल अलाउंस लेस हुआ, मेरी टैक्सेबल इनकम बनी 13,249 पाउंड, जो कि स्टिल बेसिक रेट बैंड में फॉलो हो रही है। उसके ऊपर 20% टैक्स रेट लगा, टैक्स बना भी 2,649 पाउंड, ठीक है। उसमें से मेरी इंप्लॉयमेंट में से जो ऑलरेडी टैक्स मैं पे कर चुका हूं वो मैंने लेस करा दिया, और अब मेरा टैक्स क्या बना, 328.6 पाउंड, बिल्कुल सर। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली टैक्सेबल बेनिफिट जो मुझे मिला उसमें मैंने अभी तक टैक्स पे नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो साल के आखिर में ही कैलकुलेट किया जाता है और आखिर में ही HMRC को सबमिट किया जाता है आखिरी महीने में, ठीक है। तो वो उस पे टैक्स मैं अपनी टैक्स रिटर्न में पे करता हूँ। वैसे तो मेरी इंप्लॉयमेंट इनकम से टैक्स मेरे ड्यूरिंग द टेन्योर जो भी मेरी इनकम होती है उसे डिडक्ट होता रहता है, राइट। जी सर। अच्छा,
यहाँ तक किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ चीज समझ नहीं है, ये तो प्लीज आप पूछ सकते हैं यहाँ सर तक। अगर कोई एम्प्लॉई जो है वो पहले के एक जगह पे काम कर रहा था, उन्हें ये बेनिफिट्स छोड़ दे, मिल रहे आते थे, उसमें। अच्छा, और हाँ अब बोल रहे हैं। अगली जॉब में आ गया तो वहां पर भी उसको वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो हम इसकी क्लब करके अमाउंट एक जगह पे डाल देंगे सारी। मैं आपको बताता हूँ ना, अगर एक बंदा जॉब छोड़ दे तब आप क्या करते हैं, उसको फिलहाल छोड़ो। जी बेहतर सर, बेहतर। यहाँ तक एम्प्लॉयमेंट इनकम और टैक्सेबल बेनिफिट डालने तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। एहसन भाई क्लियर है? जी सर, क्लियर है, थैंक यू। जाहिर भाई आपको? सर क्लियर है, थैंक यू। अच्छा, अब हम कहते हैं लेट्स से हमारी ये इनकम जो हमें एम्प्लॉयमेंट इनकम आई है तो हमारी चलती आ रही है। हम कहते हैं कि हमारे ड्यूरिंग देयर हमने एक जॉब छोड़ी भी थी और उसकी भी हमने इनकम बीच में डालनी है। तो उसके लिए सर मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा ऐड अ न्यू सेक्शन और मुझे एक नई एम्प्लॉयमेंट इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है जावेद भाई? जावेद भाई आप साथ ही आ जाए, हमारा आपके बगैर दिल नहीं लग जी रहा जी सर, जी जी सर, थैंक यू सर। है। अच्छा सर जी शान साहब। काइंडली अगर फुल स्क्रीन कर दें तो विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी। सर ये फुल स्क्रीन ही है मेरे पास, आप मोबाइल पे देख रहे हैं? अच्छा चले ठीक है, वो जो आप जो प्ले कर रहे थे ना वो चले ठीक, नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में ये हो नहीं सकता। 110 पे तो ऑलरेडी जूम है, इससे ज्यादा भी और कितना जूम कर लिया यार। कोशिश करें कोई लैपटॉप शैपटॉप पे देख लेगा ताकि आप लोग को भी स्क्रीन नजर आए। ऑलरेडी 125 पे मैंने जूम कर दिया आप लोग को। अच्छा जावेद साहब, हम बात ये कर रहे थे कि हमारी क्या कहते हैं, एम्प्लॉई अगर छोड़ जाए तो फिर उसको। हम कहते हैं चूंकि इस साल में हम एक जॉब छोड़ी भी थी जिसका हमें P45 मिला था, उसके लिए हमने एक नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की। वो नई एम्प्लॉयमेंट वो सॉरी वो जॉब जो हमने छोड़ी थी उसका एम्प्लॉयर हमारे पास, मैं P45 से ये फिगर्स ले रहा हूँ, ठीक है? एम्प्लॉयर का नेम मैंने लिख लिया, ये आ गया एम्प्लॉयर पे रेफरेंस हमारे पास आ गया, कितना है 419/A836 आ गया। डेट एम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड, डेट एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, अब ये मुझे यहाँ पे लाजमी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने HMRC को बताना है कि भाईजान मैं ये जॉब छोड़ चुका हूँ, ठीक है? और ये जॉब मैं लेट्स से कहते हैं 14 मार्च 2024 में, मार्च 2024 मैंने कर दिया, ठीक है सर? कि हमने ड्यूरिंग मिड ऑफ द ईयर या स्टार्ट जी ऑफ द सर, ईयर क्लियर में है। छोड़ दी थी। अच्छा हाँ सर। अनवर भाई थोड़ा माइक अपना म्यूट रख लें माजरत के साथ। जी आवाज जरा सही नहीं आ रही थी इसलिए। ओके, अभी आ रही है आपको आवाज सही? जी अब ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, हमने डेट एम्प्लॉयमेंट सीज्ड क्योंकि हम जॉब छोड़ चुकी है इसलिए हमने वो भी लिख ली यहाँ पर। अब अगेन सेम जिस तरह हमने P60 की फिगर लिखी थी वो भी हम यहाँ लिख लेंगे। हमारी इनकम जो कि जनरेट हुई थी 9,198 पाउंड और 06 पैंस, ठीक है? और हमसे टैक्स जो डिडक्ट हुआ था 1,001 पाउंड, टैक्स हमसे ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका था, ठीक है सर? अब हमारी टैक्स कैलकुलेशन हमारी क्या करेगी, वो पिछली P60 की फिगर और इस एम्प्लॉयमेंट इनकम की फिगर को ऐड कर लेगी। सही जावेद भाई? जी जी सर, जी जी। टैक्स कैलकुलेशन में, और जो नीचे टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड था ना उसको भी आपस में ऐड कर लेगी। बिल्कुल। अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ दोबारा से। हम जाते हैं सर टैक्स कैलकुलेशन की तरफ। आप देखें मेरी दोनों एम्प्लॉयमेंट इनकम आपस में ऐड हो गई हैं। बिल्कुल। मेरा वही टैक्सेबल बेनिफिट अलग से शो हो रहा है। मेरी टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम बनी 35,017 पाउंड्स। उसमें से मेरा पर्सनल अलाउंस लेस हुआ, मेरी टैक्सेबल इनकम बनी 22,447 पाउंड्स। उसके ऊपर मेरा बेसिक रेट बैंड अप्लाई हुआ, चूंकि मेरी इनकम स्टिल 37,700 से बिलो है, मैं हायर रेट बैंड में नहीं जा रहा। 20% इस पर टैक्स लगा, ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनी 4,489 पाउंड। इस वजह से सर डिडक्ट हुआ मेरा टैक्स ऑलरेडी पेड। अब ये 3,322 इसलिए बना क्योंकि 1,001 पाउंड जो P45 से मैंने ऑलरेडी पे किए और P60 उन दोनों का ऐड हो गया।
मेरी अब राइट नाउ जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो बन रही है 1167 पाउंड्स। ठीक हो गया सर? जी सर। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, अब अगर हम आप लोग को टैक्स रिटर्न दिखा देते हैं HMRC की। जी अमान साहब पूछे। सर ये जो रेट है ये खुद सिस्टम इसमें जो वेबसाइट है ये खुद इसमें सर लगा रही है? यस, ये HMRC की ऑथराइज सॉफ्टवेयर है सर। अच्छा, थैंक यू सर। इनके यही तो मजा होता है ना, खुद से कुछ नहीं करना पड़ता सर, फिगर लेकर बाकी आपके सामने। चलो ये तो फिर भी कैलकुलेशन है ना, आगे देखे टैक्स रिटर्न इसने प्रिपेयर करके दी हुई है राइट पूरी सर, की पूरी। राइट। टैक्स रिटर्न में मैं गया, मैं इसको यहाँ पे जरा डाउनलोड कर लेता हूं ताकि आप लोग को इजीली नजर आ जाए। सर ये HMRC की ऑफिशियल टैक्स रिटर्न है, ठीक है सर। अब यहाँ पे HMRC का नॉर्मली एड्रेस आता है जो कि मैंने अभी तक लिखा नहीं है। यहाँ पे मैंने अपने एड्रेस पे पूरा नहीं लिखा इसलिए वो भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, ये मैं आप लोग को मैं शेयर भी कर लूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, मेरा फोन नंबर आ जाएगा, नेम एंड एड्रेस वगैरह जो भी है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये मेरा एक सम का समरी पेज या कंटेंट पेज कह सकते हो कि मेरे टैक्स रिटर्न में क्या क्या है। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है एम्प्लॉयमेंट इनकम, आप बॉक्स में देखो यस हुआ है, ठीक है, और नंबर भी 2 लिखा हुआ है, तो इससे ये पता लगता है कि मेरी 2 एम्प्लॉयमेंट्स थे। ठीक है, जी सर। वैसे जो स्टैंडर्ड एक टैक्स रिटर्न होती है ना वो तो होती है। आपकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम ऐड होती जाती है उनके अलग से सप्लीमेंट्री पेजेस ऐड होते जाते हैं साथ साथ। अभी राइट नाउ हमारा एक सप्लीमेंट्री पेज ऐड होगा जो कि एम्प्लॉयमेंट इनकम होगा और उसकी डिटेल होगी उसमें। ठीक है, इस तरह अगर मेरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती तो अभी नो है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम बीच में डाली ही नहीं है। इस तरह पार्टनरशिप भी आ गई, यूके प्रॉपर्टी इनकम भी आ गई, फॉरेन इनकम भी कोई नहीं है, कैपिटल गेन, ट्रस्ट, रेजिडेंस, रेमिटेंस इनकम कोई नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कोई मैंने नहीं डाली है। ठीक है, तो हमारी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम आ रही है और वो वहां यहाँ पे टिक है। बाकी अदर इनकम्स आ जाती हैं, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम की यहाँ पे वैल्यू फिगर्स आ जाती हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम यूके जिस पे ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हुआ तो वो यहाँ आ जाती है, अनटैक्स्ड यूके इंटरेस्ट यहाँ आ जाता है। ये मैं आपको शेयर करता हूँ, डिटेल में देख लो इंशाल्लाह। हम एक एक चीज करेंगे तो ये सारी की सारी हम रीड आउट इजीली करते जाएंगे साथ साथ। अगर हमें यूके किसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहे होते तो वो यहाँ पे मेंशन होते हैं। अगर हमें यूके से पेंशन मिल रही होती है उसकी फिगर यहाँ मिल रही होती है। अगर यूके से अगर कोई ऐसी इनकम आ रही जो स्पेसिफाइड नहीं है, आपने अदर इनकम में डाल रही है, वो यहाँ पे आ जाती। टैक्स रिलीफ वगैरह को हम ले रहे हैं, चैरिटेबल गिविंग्स अगर हमने कोई डोनेशंस की हैं उसकी फिगर यहाँ पे आ जाती है। ब्लाइंड पर्सन अलाउंस अगर आपको कोई मिल रहा है वो यहाँ आ जाता है। स्टूडेंट लोन की अगर पेमेंट और आपने की है तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाती है। चाइल्ड बेनिफिट चार्ज अगर आपको पड़ रहा है वो आ जाती है। अगर आपको मैरिज अलाउंस मिल रहा है वो आ जाता है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ऐसा ऐसा हम करते जाएंगे। अच्छा, अगर लेस आपका रिफंड बन रहा है तो सर आपने यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स लिखनी होती हैं और उस पर फिर आपको HMRC रिफंड भेज देता है। अगर आपका टैक्स एडवाइजर के थ्रू करा रहे हो, लेट्स अगर आप किसी अकाउंटेंट के थ्रू करा रहे हो, टैक्स एजेंट के थ्रू करा रहे हो, तो यहाँ पे टैक्स एजेंट की डिटेल आ जाती है। और ऐसे ही अगर आपने कोई नोट्स वगैरह बीच में लिखे होते हैं ना टैक्स रिटर्न के दौरान, तो अगर ऐसे कोई एडिशनल नोट्स आपने लिखे होते हैं तो वो यहाँ पे प्रिंटेड आ जाते हैं आपके पास। अच्छा, साइन फिर कराना होता है, जिस बंदे की टैक्स रिटर्न हो यहाँ पे साइन करते हो, डेट लिख उसकी लिखी आ जाती है। ये हमारा भी पहला सप्लीमेंट्री पेज आ गया। ठीक है जी, अब ये एम्प्लॉयमेंट इनकम है, नाम क्या है मोहम्मद वकास, UTR नंबर मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा अभी। ये मेरी P60 आ गई है, ये P45 की फिगर किससे, ABC लिमिटेड से, ये उसका पे रेफरेंस हो गया था। ये मेरी टैक्स इनकम की फिगर हो गई थी और ये मेरी टैक्स जो मैंने ऑलरेडी पे किया था उसकी फिगर आ गई। और यहाँ पे मैंने टैक्सेबल बेनिफिट भी क्लेम किया था 1634 पाउंड, वो भी आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरी दूसरी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी उसकी डिटेल यहाँ पे अलग से शो हो जाएगी, जो कि मोहम्मद वकास ये आ गया, 9198 पाउंड ये आ गई है। यूके टैक्स ऑलरेडी था, मैंने इसके ऊपर पे किया था। और ये मेरा पे रेफरेंस नंबर था, सिंपल। ये हमारी क्या कहते हैं ना सप्लीमेंट्री पेजेस हो गए। इसके बाद हमारे पास टैक्स कैलकुलेशन आ गई। सर ये मेरा टोटल टैक्स अभी तक ये बन रहा है 1167 पाउंड, ये मैंने HMRC को पे कर दिया। ठीक हो गया, क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ये मैं आप लोग सब शेयर क्लियर है भी सर। कर
एनीवन एल्स? किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ये मैं आप लोग के साथ ग्रुप में शेयर भी कर लेता हूँ सर वो दीगर ताकि फॉर्म भी अगर हम पॉसिबल हो तो वो भी शेयर कर दीजिएगा। यार मेरे लिए वो थोड़ा सा आप वेट कर लेना, कल परसों तक वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। मैं चाहता हूँ मैं आप लोग के लिए अपडेटेड 24-25 जी वाले बेहतर, टेक्सचर के डाउनलोड, जी क्योंकि वो बेहतर मेरे सर, पास थोड़ा सा साल पुराने वाले हैं ना, तो मैं चाहता हूँ ताकि अपडेटेड चीज आप लोग के पास रहे। ठीक जी है बेहतर सर, बेहतर सर। जी। आप ऐसे सर ये पाकिस्तान और यूके के टैक्सेस में क्या डिफरेंस क्या है इसमें बेसिकली? उसका मैं आपको क्या जवाब दूं यार, बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें? तो अब मुझे सर पाकिस्तानी टैक्सेस नहीं आता, मैं आपको क्या डिफरेंस सर अगर बताऊं? आप इजाजत दें तो मैं ऐड कर दूं। जी बता दें। पाकिस्तान का टैक्स जो है ना इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। ये तो बड़ा सिंपल सा है, सर ने जस्ट वैल्यूज ऐड की हैं और साथ ही वो आगे उसकी वर्किंग आ जाती है। पाकिस्तान का जो टैक्स है थोड़ा सा टफ है। और इस क्योंकि ये सेक्शन है, हर एक कंडीशन जो है वो एक एक वैल्यू जो हम उसमें पुट कर रहे होते हैं उसकी कंडीशन, उसकी मल्टीपल आगे जो है ना वो उसकी सब सेक्शंस, वो डिटेल काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। लेकिन जो यूके का है ये बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान लगा मुझे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अच्छा जावेद भाई, ऐड अगर मैं कर दूं थोड़ा आपकी बात में, ये जी तो सर। चलो आप फिर भी कह सकते हो ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, इसकी अपनी कैपेसिटी भी होगी। आप पोर्टल पे भी जब आप जाके करते हो ना, गेटवे पोर्टल पे क्लाइंट के अपने पोर्टल से भी, उधर भी आपने सिर्फ जी P60 की फिगर ही लिखनी होती है, कैलकुलेशन वहां पे भी खुद ही होती है, आपने नहीं करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सॉफ्टवेयर पे, हाँ इंटरफेस उसका ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि वो आपका गेटवे अकाउंट उसका वहां पे वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। क्योंकि अगर मैं को मेन डिफरेंस बता दूं ना, यहाँ पे मुझे पता है मैंने कौन सी जगह पे क्या चीज डालनी है, ठीक है सर। अब जब आप बिल्कुल बिल्कुल। अपने गेटवे अकाउंट से जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हो ना, अब HMRC को तो नहीं पता ना सर, वो कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है, वो तो एक वेबसाइट है, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपको सर। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज से गुजारता है। एम्प्लॉयमेंट इनकम है, अच्छा है तो यहाँ पे लिख लो, फिर उसके बाद रेंटल इनकम दिखाएगा, फिर फलां चीज, जो चीज आपके काम हो की होगी उधर आप चीजें लिखते जाओगे, बाकी आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे या नो नो करते जाओगे और नेक्स्ट होते जाओगे, करते कराते करते मतलब मेरे जैसे बंदे को आधा घंटा 40 मिनट लग जाता है उसके टैक्स रिटर्न पे। अगर सिर्फ जी जी क्या कहते हैं ना एम्प्लॉयमेंट इनकम है और या कोई सोल ट्रेडर है ना, क्योंकि जी उस स्टेप्स थोड़े ज्यादा होते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं होता, सामने लिखा होता है इज देयर एनी सोल ट्रेड इनकम, आप पहले यस करोगे, यस करके फिर उसका सब सेक्शन आपके पास ओपन, अच्छा आपकी बिजनेस का नेम क्या है, आपका टैक्स पीरियड आपने क्या चलाया, आपका प्रॉफिट, आपकी रेवेन्यू कितना था, आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस सारे वो फिर 3-4 पेजेस में एक्सपेंसेस होते हैं डिफरेंट, कॉस्ट ऑफ सेल, रेंट, रेट्स, काउंसिल टैक्स और टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सारे बॉक्सेस आते जाते हैं, जो आपके रेलेवेंट बॉक्सेस होते हैं उसमें फिगर लिखते जाते हो और नेक्स्ट करते जाते, इस तरह करते कराते वो आपको पूरा HMRC की एक टैक्स रिटर्न जो पूरी होती है ना, वो पूरी आपको घुमाता है। आखिर में आपकी टैक्स कैलकुलेशन आ जाती है, आप उसको रिव्यू कर लेते हो और उसको आप वहां से सबमिट कर देते हैं। सर, ये तो इंक्वायर कर रहा होता है ना कि ये चीज़ें मुझे प्रोवाइड करो। पाकिस्तान एफबीआर का पोर्टल है उसके अंदर हमें एक एक चीज़ को खुद ढूंढ के उसमें लगाना पड़ता है। वो हमसे इंक्वायर नहीं कर रहा होता कि मुझे ये चीज़ दो। हाँ हाँ, यार ये बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये मसला है बहुत बड़ा। यार अब बिल्कुल ऐसे। अगर मैं आपको सच बात बताऊं, मैं तकरीबन 8 साल से ज्यादा ही हो गए मैं यूके इंडस्ट्री में हूँ, मुझे अपनी पाकिस्तानी टैक्स रिटर्न जमा कराना नहीं आती, साफ सी बात है। अच्छा मुझे सबसे ज्यादा मुझे गंदी चीज उसमें क्या लगती है, देखो भाई मेरी सैलरी है, उस पे जो टैक्स मुझसे डिडक्ट हो चुका वो मैंने लिख दिया, बाकी पैसों के मैंने जो किया उसका क्या काम है कि मैं वो लिखूं? मुझे ये चीज जो वेल्थ स्टेटमेंट आप बनाते हो ना, मुझे सख्त जहर लगती है भाई, कोई लॉजिक नहीं बनती उस चीज की यार। मेरी लेट से 1 लाख सैलरी थी, 20,000 मैंने टैक्स पे कर दिए, बाकी 80,000 मैंने उड़ाए हैं, धोए हैं, जलाए हैं, जो वो मेरी मर्जी है, मैं गवर्नमेंट को क्यों बताऊं उसका मैंने क्या किया। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे अब ही है। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं भाई, आपकी इनकम है उसके ऊपर जितना टैक्स बना है वो पे करो, बाकी जो करते पैसों का गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसे ही। बिल्कुल सर, ये सही। पाकिस्तानी जो टैक्सेशन के अंदर जो पर्सनल लॉस है ना, जितने आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, एक एक के ऊपर इतनी सेक्शन सब सेक्शंस हैं, कंडीशन टू कंडीशन वो वेरी कर रहा होता है। फिर इनके ऊपर रेट भी डिफरेंट अप्लाई हो रहे होते हैं, किसके ऊपर ये है फला फला। बड़ा टफ, बड़ा ना अजीब सा कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर ना। यार लेकिन मैं आपको सिंपल सर एक बात यही बताऊं, कैलकुलेशन कर करके दिमाग पागल हो जाता है। मैं मैं अब देखो मैं तकरीबन कोई 2 साल से ज्यादा हो गया मैं कोर्स पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है ना, लिटरली मेरे पास
एक स्टूडेंट था जिसने सिंपल बीए किया था, लिटरली उसको भी सारे हर एक चीज समझ आ रही थी, उसने सिंपल बीए किया था, उसने और कुछ भी नहीं किया था, बिल्कुल प्राइवेट बिल्कुल बीए उसने लिटरल, क्योंकि यार ये कोई रॉकेट साइंस चीज है नहीं। मुझे नहीं लगता ये आप क्या कहते हैं ना, एक मैट्रिक फेल बंदे को अगर आप इस तरह से चीजें समझा तो वो कहेगा यार तो ठीक है ना, यहाँ से चीजें देखो यहाँ पे डालो जो बंदी जाएगी। तो ऐसी ऐसी। अगर आपको थोड़ा सर सा एक चीज पढ़ना है और ऐड करूं इसमें, पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम में ये भी है ना, जिसका ज्यादा ये इनकम है ना, वो कहते हैं कम से कम ऐसा फार्मूला लगाओ कि मेरे टैक्स कम बने। यार देखो, आप हेरा फेरी अगर कहीं कर सकते हो ना, वो सिर्फ सोल ट्रेडर में कर सकते हो, ठीक है ना, आप एक्सपेंसेस ज्यादा डाल के प्रॉफिट कम कर सकते हो, बाकी आप कहीं हेरा फेरी कर ही नहीं सकते हो ना। बिल्कुल ऐसी सर। अब लेट्स से आप अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं खुद से तुरम खान बनता हूँ, और मैंने जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है यहाँ पे टैक्स डाला था ना, मैं ये ज्यादा शो कर दूं कि मैं मुझसे ज्यादा टैक्स कटाए और मेरा रिफंड बन जाए। HMRC के भाईजान खुद ना लगाओ, मैं मुझे, मेरे पास तुम्हारे सारी डिटेल पड़ी हुई है, वो उल्टा आपको नोटिस भेज देगा। बल्कि मैं आप लोग की नॉलेज में इसमें भी इजाफा कर दूं, HMRC इतना एडवांस है इस चीजों में। लेट्स से मैंने ये यूके टैक्स जो है ना, ये मैंने कम या ज्यादा लिखा हुआ है, या मैंने ये इनकम कम या ज्यादा लिखी हुई है स्पेसिफिक एम्प्लॉयर से, और मैंने टैक्स रिटर्न सबमिट करा दिया। मैं हफ्ते बाद जब अपने टैक्स कैलकुलेशन जैसे मैं HMRC से मंगवाता हूँ ना अपने गेटवे अकाउंट से, वहां पे जब वो मुझे कैलकुलेशन भेजेंगे तो वो एग्जैक्ट वही होगी जो मेरी P60 पे होंगी, वो HMRC खुद से चेंज कर देता है। और ये हुई हुआ ना है, बात। और ये मैंने कसम से मैंने देखी, मतलब हमने चीज चेक की, हमने वो किया, जब पहली बार हुई है, मैं 2022 की बात आपको बता रहा हूँ ना, तो पहली बार जब मेरे सामने सिनेरियो है, मैंने वो हमारे जो सीईओ थे मैंने उनको कॉल किया कि सर ये क्या सिनेरियो, हमने तो कुछ और सबमिट किया है, क्लाइंट को चाहिए था उसकी कैलकुलेशन, हमने HMRC से डाउनलोड करवाई, उस पर कुछ और आ रहा था, क्योंकि उसने जब टैक्स पे किया ना उसने, हमने पोर्टल चेक किया तो उधर टैक्स लायबिलिटी डिफरेंट आ रही थी, हमारे मुताबिक कम बन रही थी, उधर ज्यादा आ रही थी। फिर हमने HMRC को से इंक्वायर किया कि हमें टैक्स कैलकुलेशन अब भेजे ना, उसे जब टैक्स कैलकुलेशन भेजी तो उधर बयान वैल्यू चेंज थी। फिर हमने क्लाइंट को भेजा, बजान ये क्या सीन है, तो उस भाई साहब ने हमें प्रीवियस इनकम जो उसकी थी ना P45, वो उसने हमें दी नहीं। अब हमें पता ही नहीं था कि भाई उसकी P45 भी था, पिछले उसने कोई जॉब छोड़ के आया था, वो हमारे पास थी नहीं, HMRC ने वो भी खुद से डाल दी थी, क्योंकि HMRC के पास तो थी वो चीज। तो HMRC इस लेवल तक है भाई। सर पाकिस्तान में ये फिगर डालने की आजादी है, जस्ट आपका नीचे वो बैलेंस आना चाहिए। हाँ। सर अब आई डोंट नो, बट मैंने सुना है पाकिस्तानियों से कि पाकिस्तानी टैक्स ज्यादातर यूके से ही इनहेरिटेड है। अब अगर आप दुबई या सऊदी का टैक्स देख ले, वो यूके से ही इनहेरिटेड है। हाँ, बाद में फिर वो चेंजेस करते रहेंगे अपने मुताबिक, लेकिन बेस आपकी सारी ब्रिटिश टैक्स से ही है। इनका टैक्स सिस्टम बहुत पुराना है और बहुत स्टेबल है यार। लेकिन सर ये पाकिस्तानी जो फ्रंट एंड है ना, जो इसका जो उनके पोर्टल का, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बिगिनर तो उसमें वो देख के परेशान हो जाता है, यार ये इसमें है क्या। यार मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, 8 साढ़े 8 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए, मैं नहीं बना सकते अपने टैक्स रिटर्न। मैं हमारे साथ ऑफिस में कुली के कसम से मैं उसको बनवाता हूँ। और असल में मसला ये है कि जो हर गवर्नमेंट आती है ना वो SRO इशू करता है, तो उसी पोर्टल में भी उसकी एडजस्टमेंट डलती जाती है डलती। सॉरी आपकी आवाज गायब हो गई है। अच्छा, आपके अगर किसी के क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास अमान साहब है। अमान साहब आपके क्या क्वेश्चन प्लीज पूछ लें। सर ये मेरा सवाल था कि जैसे यहाँ पे जो रिफंड आता है वो बेसिकली बड़े प्रॉब्लम के साथ आता है ना, अक्सर औकात तो वो आता ही नहीं। तो यूके में जो रिफंड बनता है क्या वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है या उसमें भी मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं? मिलते तरले आपने नहीं करनी है। आपने अकाउंट डिटेल आपको इधर टैक्स रिटर्न में मैंने आपको इधर दिखाया था ना, इधर इसने लिखा क्या है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इफ यू हैव पेड टू मच टैक्स, मतलब लेट्स से अगर आपका रिफंड बन रहा है, आप यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल आप डालोगे और आपको मेरे ख्याल में विद इन 14 के 21 डेज में आपका रिफंड आ जाता है। अच्छा, राइट सर, थैंक यू। हाँ हाँ भाई, अच्छा खासा क्यों नहीं आता, ये पाकिस्तान थोड़ी है, ये रिफंड सर आता ही है और टैक्स पे भी होता है। पाकिस्तान में तो मेरा अभी 1.5 लाख का सर रिफंड है, वो अभी तक नहीं बना सर, वो अब तो नया टैक्स ईयर आ रहा है। यार मेरा खुद ही कुछ 17-18 हजार का पड़ा हुआ है यार, सर क्या कर सकते। पाकिस्तान में रिफंड का डिपार्टमेंट बाकायदा मौजूद है, लेकिन वो काम नहीं करता। रिफंड का तो रिवाज ही नहीं है पाकिस्तान में ना, रिफंड के हवाले से। नहीं, यूके में होता है। बिल्कुल कोई मसला है, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, रिफंड आ जाता है आपके पास।
सर सवाल ये है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, क्या इस तरह की ऑर्डिनेंस कोई लॉ कोई इनका कोई यूके का है जिसको आप बंदा यार पढ़ ले? मैं देखो, मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको ऑब्वियसली बैक एंड पे हैं ये चीजें, लेकिन आप ना हमने कभी देखी है ना कभी पढ़ी है। आपको किसी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना सर, सबसे आसान तरीका, आपको लेट्स से किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे बताएं। सैलरी सैलरी की लगा लें सर इसकी, या पर्सनल अलाउंस लगा लें। टैक्स ईयर 24-25 पर सिर्फ आगे आपने पर HMRC लिख लो, ठीक है सर। अब ये तो चलो आपके पास आ गया ना कि ये आपका पर्सनल अलाउंस बंद है, ठीक है। सिंपल, आपके पास जो पहली वेबसाइट आती है ना gov.uk, ये HMRC की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है सर। इस पे आ जाओ सर। अब ये करंट रेट्स आ गए हैं, सही है। एडिशनल रेट सारा कुछ आ गया आपके पास। डिफरेंट लिंक्स आ रहे हैं, पढ़ते जाओ। ये लिंक्स आर सेविंग इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम पे क्या है, सारा कुछ इसके अंदर जाते जाओ, इजी है, सब कुछ पढ़ते जाओ। तो हम इजी हो यहीं गया। से तो आप क्या कहते हो, हम कोई हमारे से थोड़ी सीखते, हम भी यहीं से सीखते। कोई चीज अगर नहीं आती है या कंफ्यूजिंग होते हैं, हम HMRC से ही पढ़ रहे होते हैं। हम कोई किताबें तो थोड़ी खोलते हैं, HMRC की वेबसाइट पे जाते हैं, सिंपल। बल्कि आजकल तो और आसानी हो गई है, चैट जीपीटी आ गया भाईजान, जेमिनाई बिल्कुल आ गया। मैं तो पर्सनली आजकल मुझे कोई भी मसला होता है, मैं जेमिनाई पे जाके बस अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में सनेरियो लिख दे, भाई ये मसले बताओ कैसे होता है, वो बता दे। बाकायदा लिंक्स के साथ HMRC के लिंक्स होते हैं साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऑब्वियसली मोस्ट प्रेफर्ड तो ये तरीका है। अब AI पे आप कितना ट्रस्ट फिलहाल कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली काफी हद तक डेवलप है, लेकिन स्टिल बेहतर ये है कि आप यहीं से देख लिया करें। सही है गूगल पे लिखे आगे सिर्फ एज पर HMRC लिख लो बस। और पहली जो वेबसाइट आएगी gov.uk, वो सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है, क्योंकि वो HMRC की अपनी है, ठीक है जी सर। जी। फास्ट चॉइस साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, एक दो चीज़ें पूछनी है कि अगर कंपनी के अंदर आप एलटीडी कोई कंपनी चला रहे हैं, उसके अंदर आपकी छोटी छोटी इतनी ज़्यादा इनवॉइसेज होती हैं, उसमें हर इनवॉइस पे टैक्स कट रहा होता है, और उस सारी चीज़ों को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, और इनवॉइसें कैसे कंपाइल की जा सकती हैं या सेव की जा सकती हैं। यानी कि एक एक इनवॉइस को सेव करना, एक दिन में ट्रांजेक्शन ही इतनी होती हैं, 100 ट्रांजेक्शन अगर होती हैं तो इनवॉइसेस सेव करना भी उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है। कोई इसका अच्छा कोई सोल्यूशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख ले इंडिविजुअल टैक्सेस आप पूछ रहे कंपनीज के, ठीक है। और जो कंपनीज के रिलेटेड आप इनवॉइसेस पर टैक्स पूछ रहे हो, वो एक अलग टैक्स है जिसको हम VAT बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है सर? जी जी। तो वो तो ऑब्वियसली अगर आप एक्सेल पे कर रहे हैं तो एक्सेल पे आप उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आप कोई बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर कर रहे हो तो आपको एक एक इनवॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है। और वो सर उसको जब टैक्स सबमिट करना होता है तो उसकी सारी इनवॉइसेस रिक्वायर्ड नहीं होती? इसलिए रिक्वायर्ड होती है वो कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न जब आप बनाते हो, तो वो प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट आपकी उन्हीं इनवॉइसेस से ही बनती है ना सर। सर या आप वो तो मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ, कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसपे हम वो इनवॉइसेस डेली बेसिस के ऊपर अपलोड करते जाएं और वो सारा कंपाइल करता जाए, एट इस द तरह एंड के इनवॉइसेस सॉफ्टवेयर में हो? इस तरह फिर अगर आप जीरो सॉफ्टवेयर यूज करें, उसका अपना हॉपडॉग के नेम से उसका अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है सर। उसमें आप अपने मोबाइल से पिक्चर लेके भेजो, वो जाके आपके सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाती है, ठीक है। हाँ, उस पर फिर आपने रूल लगाने होते हैं कि अगर इस सप्लायर के नेम से इनवॉइस आती है तो इसकी वैल्यू पे ये टैक्स रेट लगता है, ये सप्लायर नेम होगा। पहली बार आपने रूल बना होता है, फिर ऑटोमेटिकली खुद ही वन क्लिक पे आप पब्लिश कर लो, या ऑटोमेटिक पब्लिश पे भी लगा सकते हो। कोई बुक अगर आप यूज करते हो, कोई बुक का भी अपना रिसीप्ट के नेम से सेक्शन होता है, तो वो अपना सिंक कर लो, उसमें आप इनवॉइसेस डेली डालते रहो, वो खुद ही उसको कैटेगराइज करता रहता है। एडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, डेक्स्ट के नेम से एक सॉफ्टवेयर DEXT, ठीक है, वो भी ये काम करता है। बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। सर ये सारे पेड हैं या कोई इसमें कोई फ्री है? फ्री कुछ नहीं होता सर, सारे पेड हैं। आप अकाउंटेंट को पैसे इसी चीज के ही मिले जाते हैं कि भैया आप हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करें, ठीक है सर। अगर आप उसी में आप जुगाड़ मारेंगे तो अलग ही बात है। क्विक बुक डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लें, वो फ्री वाला कोई भी क्रैक कर लें उसमें। डेस्कटॉप मैंने कभी यूज नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इसलिए मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। ऑनलाइन मैंने ही वैसे सर यूज किया है, वो अच्छा है वैसे, अगर वो उसको मैनेज कर लेंगे।
जी रेहान साहब, आपका क्वेश्चन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र सर। सर मुझे पूछना ये था कि आप पाकिस्तान से ही बैठ के ये सर्विसेज वगैरह जितने अरसे से आपने बताया 7-8 साल से दे रहे हैं, या आप यूके में सेटल्ड हैं? ना ना, बड़ा पाकिस्तान में इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, क्या हो गया यार? सर मुझे नहीं पता था। नहीं नहीं, सारा दूसरी कुछ बात पाकिस्तान से मुझे, ही हो रहा होता है। ओके, तो सर आप किसी कंपनी के साथ रिलेटेड होके कर रहे हैं या आप इंडिविजुअली क्लाइंट्स को केटर कर रहे होते हैं? यार मैं फुल टाइम जॉब भी कर रहा हूँ और मेरे पास अपने क्लाइंट्स भी हैं। अच्छा, ओके जी। ओके, सही है, ठीक है। तो अच्छा सर, अगर हम ये कर लेते हैं तो डू यू थिंक कि हम ये ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह यूके के बंदों को दे सकते हैं और उससे क्लाइंट्स आ जाते हैं? और कितने रेट्स हैं इनके, क्या है, कुछ थोड़ा सा गाइड करेंगे आप? अब ये डिपेंड ये करता है कि आप इसको कितना सीखते हो। ऑब्वियसली हमारा मकसद तो यही है कि हम आपको इस तरह का काम सिखाएं ताकि आप कल को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ऑब्वियसली क्यों जी नहीं कर जी। सकेंगे। और मैं आपको कभी अपना व्हाट्सएप दिखाऊं और डेली 2-4 स्टूडेंट्स के लाजमी मैसेज आ रहा है, सर फ्लैग क्लाइंट है, उसके ये मसले क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें चल रही थी, जाहिर बात है सारे लगे हुए हैं इसी चीज के लिए, तो आप यहाँ बैठे हुए हैं कि आप ये चीज सीखे ताकि आप कल की सर्विसेज प्रोवाइड करें। ओके ओके, तो क्लाइंट्स मिल जाते हैं आसानी से, आई मीन टू से? अब ये मैं नहीं कह सकता, क्लाइंट पकड़ना वो एक मार्केटिंग है। अब वो डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरह मार्केट करते हो, किस प्लेटफॉर्म्स पे करते हो। फेसबुक पे हाँ, करते हो, लिंक्डइन पे करते हो, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे करते हो, या डायरेक्ट क्लाइंट्स की ईमेल एक्सट्रैक्ट करते हो गूगल से, डेटा स्क्रैपिंग करते हो और उनको डायरेक्टली अप्रोच करते हो। ये हर बंदे की अपनी टेक्निक्स होती हैं। सही सही। तो सर, ये जो भी पोर्टल पे आपने ये जो सिखाया है हम लोगों को कि ट्रायल बेसिस, तो शैल वी स्टार्ट, हम इस पे काम शुरू कर सकते हैं तो अब जितना अभी मैंने तक भी आप क्लास में हमें? अभी जो मैंने आप लोग के सामने जिसके क्या कहते हैं डेमो वर्जन ली, इसलिए किया ताकि आप लोग करें इसको। ठीक है सर, ठीक ठीक। ठीक है। थैंक यू बॉस, थैंक यू। नो ओके जी। जी, अल्लाह। अमान भाई, आपको कोई क्वेश्चन है? जी सर, ये सवाल उसी से रिलेटेड है। तो इसमें सर कितनी तकरीबन एक अगर रिटर्न आप भरते हैं तो कितना उसमें सर वैसे सर्विस चार्जेस कोई बंदा क्लेम कर सकता है सर? यहाँ पे तो इनकम टैक्स का मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 5,000 मिलते हैं पर पर्सन के। कंपनीज का तो दायरे अलग होता है, तो यूके का सर क्या स्टैंडर्ड रेट है सर? सर स्टैंडर्ड रेट कोई नहीं है इसका, वही सादा सा जवाब है, जैसा मुंह वैसी चपेड़। जिस तरह का बंदा होगा उस तरह के पैसे आप उसको चार्ज करोगे। जितना खैर लॉजिकली तो ये होता है कि जितना काम होता है ना उसके मुताबिक पैसे चार्ज करते हैं। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैं कभी भी फिक्स रेट कभी भी किसी को नहीं देता हूँ कि यार मैं 100 पाउंड पे करके दूंगा, 150 पाउंड पे या 50 पाउंड पे। 50 पाउंड पे भी की हुई है, 200-300 पाउंड पे भी की हुई है। राइट, थैंक हाँ यू। तो ये वेरी करता है। और लेकिन मेन चीज ये होती है, अगर कोई पर्सनल टैक्स रिटर्न होते हैं, मैं ये देखता हूँ कि भाई कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है, सोल ट्रेडर है, अगर सोल ट्रेडर है तो कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। तो पहले मैं उसका डेटा देखता हूँ, उसके मुताबिक उसको कोट करता हूँ। साफ सी बात है, 50 पाउंड पे भी किए हुए हैं और मैक्सिमम मैंने टैक्स रिटर्न 450 पाउंड की हुई है अभी तक। जो अच्छा मेरे अपने पर्सनल क्लाइंट है, कंपनीज की, मैं जो मेरी जॉब है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सर, वहां पे तो हमने 5-5, 6-6 हजार पाउंड के भी क्लाइंट्स किए हुए हैं। जबरदस्त। इसमें सर एक जो वो आता है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर सर, तो उसमें और ये जो हम कोर्स कर रहे हैं इसमें तो मेरा ख्याल है काफी फर्क है सर। तो कोई कमाई में भी फर्क होगा सर? आप आईसीटी के जो दूसरा कोर्स है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं सर, ये जो यूके वाली है, यूके चार्टर्ड जो टैक्सेशन वाले हैं सर। क्या मतलब? सर वो एक कोर्स है जिसको वो कहते हैं सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, सीटीए। तो वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कोर्स है ना? सर यूके यूके वाले भी कराते हैं सर। तो हम ये यूके वाला कोर्स ही कर रहे हैं ना सर? नहीं सर, यूके की एक है कोई चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन है यूके का। यार ये हमने तो जो सुनी में एक एसीसी, एक आईसीडब्ल्यू है, एक एटी है, सीटी है यूके, आईसीएमए यूके है, बिल्कुल मानता हूँ। सीटीए यूके, आई डोंट नो। ये जो सर नीचे वाला है ना सीटीए सर, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ सर। चार्टर्ड टैक्स एडवाइजर क्वालिफिकेशन फॉर सिटी इन यूके, कॉमन ट्रेवल एरिया है कौन है? इससे ऊपर सर ये जो है ना जो सीटीए क्वालिफिकेशन आ रही है सर, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ। यार मैं इसको कभी ऐसा रीड आउट किया नहीं है। होगी कोई क्वालिफिकेशन होगी, अब किस हद तक की है, क्या क्या होता है कोर्सेज, आई डोंट नो क्या है उसमें यार। राइट। इसमें ये आपको बताते हैं वैट हो गया, इनहेरिटेंस टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स इंडिविजुअल,
टैक्सेशन फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड, तो बैंक साहब सारी चीज तो मैं भी आपको करा रहा हूँ यार, क्या हो गया यार। नहीं सर, मैं गुजारिश ये कर रहा था हद है कि यार। इसको सर मैंने देखा है, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें फिर ये कह रहा है कि आप अथोराइज्ड हैं, आप फिर जो है ना वो कोई भी काम कर सकते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, क्योंकि आप सर्टिफाइड हो जाते हैं। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, मैं सॉरी, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो लिहाजा मैं कोई इस पे राइट सही या गलत कमेंट नहीं करके दे सकते, ठीक है। राइट सर, थैंक यू सर। चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। क्लास हमारी 15-17 मिनट ऊपर भी हो गई है। सर एक चलिए। क्वेश्चन है जो आउट ऑफ द इससे हटके है, क्योंकि अभी जब आपने स्टार्ट पे अपना स्क्रीन खोली थी तो वहां पे एक फोल्डर था बर्लिट्स के नाम से। बर्लिट्स ये तो इंग्लिश इंस्टीट्यूशन है जो इंग्लिश की कोर्सेज वगैरह करवाता है। तो आपने सर इससे कोई कोर्स लिया हुआ बर्लिट्स का? जैसे डाउनलोड में था या कहीं आप वो खोल रहे थे बिगनिंग में? मुझे बर्लिट लगा है। बर्लिट तो आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा कोई नाम होगा मेरे पास। ये मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर आपने सर लिया तो आपका क्या फीडबैक है इनके हवाले से? नहीं, मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ, सॉरी यार। बर्लिट, आई ये डोंट नो। बर्लिट्स BERLITZ, ये बेसिकली कि इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से एक प्रोफेशनल जो है ना ये इदारा है जो ये कोर्सेज वगैरह नो करवाता है। आइडिया, नो आइडिया आप किस चीज की बात कर रहे हैं। बर्लिट यार, ये नाम है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आज का ये है, मुख्तसर ये बता दें कि मैं एक लॉयर हूँ और ये कोर्स करने के बाद जो आप करवाएंगे, मैं अगर यूके जाऊं तो मैं ये प्रैक्टिस कर सकता हूँ वहाँ? क्यों नहीं कर सकते? तो अकाउंटेंट सारे यही चीजें वहां कर रहे होते हैं। नहीं मतलब वहाँ कोई कानूनी लिहाज से रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगी कि इसके तो आपके आप पास एज अ कोई जॉब करोगे, आप किसी एज अ इदारे जॉब। की सर्टिफिकेशन हो या कोई ऐसा? नहीं, अब आप वहां जाकर एज अ खुद को अपना काम शुरू करना चाहते हो या किसी कंपनी के साथ काम करना जी चाहते हो? जी जी, अपना अपना काम। अब अपना काम जो है ना, आप चूंकि लॉयर है, अब लॉयर जो है ना वो ज्यादातर मैटर्स डील करते हैं इनहेरिटेंस टैक्स वगैरह के, ठीक है। वो इस तरह के आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं नॉर्मली। अब देखिए, मुझे पाकिस्तान की लॉजिक नहीं समझ आती कि यहाँ पे अकाउंटेंट्स का काम लॉयर्स कर रहे होते हैं। मदरसा माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि टैक्सेस जी से जी रिलेटेड चीजें नहीं अकाउंटेंट्स स्किल्स होती है। यहाँ पे हमारी टैक्स रिटर्न्स लॉयर्स कर रहे थे। अब यूके में जाहिर बात है इस तरह की चीजें नहीं होती। लॉयर्स अपना लॉ का काम करते हैं, अकाउंटेंट्स अपना अकाउंटेंसी का काम करते नहीं, हैं। दरअसल ऐसा है ना कि पाकिस्तान के लॉ में टैक्सेशन भी तो है ना, टैक्सेशन का बाकायदा पेपर है और उसका सिलेबस पढ़ाया जाता है इसमें। सर मैंने भी यूके कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा हुआ है, फिर मैं लॉयर हो गया। हमारा आप भी तो पेपर होता है ना, बिजनेस लॉ होता है ना हमारा। इसलिए तो ये क्वेश्चन कर रहा हूं ना पाकिस्तान कि में जिसको अकाउंटेंसी नहीं आती वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। ये ऐसे ही इन्होंने जितने भी लॉयर्स हैं उन्होंने सर दिए हो इसमें, घुसे हुए हैं सारे। और जो पाकिस्तानी जो अकाउंटेंट्स हैं मेरे साथ क्लास फेलोज हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। तो माजरत के साथ अगर कोई लॉयर है तो वो एक्सपीरियंस से जरूर सीख लेता है, लेकिन वैसे उसको रिटर्न फाइल करनी नहीं आती उसकी। अच्छा, देखे ना बात में ना, रिटर्न फाइल करनी नहीं आती इसलिए तो सीख रहे हैं ना। अगर हम ये सीख लें तो वहां जाके हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना इस टैक्सेशन के फील्ड में। नहीं, मैं पाकिस्तानी आईआरएस की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं बात कर रहा। मैं पाकिस्तान बात हो रही थी मेरा पाकिस्तान में। क्वेश्चन है, पाकिस्तान में तो सारे कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो जो भी जो एक सिंपल सा क्लर्क है मुझे उसने मुझे बोलने का आईआरएस मौका सीख दे लिया दें। और खैर आप वो लोग कर लेते हैं, मेरे बड़े वो भी होंगे, कर रहा है, वो भी पैसे कमा रहा है। मेरे इनपुट हमारे मुंशी हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी पैसे कमा रहे हैं। बात Can यूके I की हो रही है कि यूके में जाके हम ये काम हमने यहाँ पर सीख लिया। ओके गाइस, मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे वैसे बैठा हूँ। बेहतर यही है कि आप लोग आपस में गपशप लगा लें। कल क्लास है? नहीं हमारी, यार आप लोगों से मैं चले पोल करवा लूंगा ग्रुप में, अगर आप लोग चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं मंडे ट्यूसडे अगर क्लास रखना चाहते हैं या वेडनेसडे थर्सडे, हफ्ते में 2 यही दिन। ठीक है सर, यही टाइम ठीक है, ये 2 डेज जो है ना यही